ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। द विज़र्ड पाथ फ्रॉम द सिम्युलेटर, अध्याय 41, अध्याय 40, शक्ति, गति, प्रतिक्रिया, सीकिंग चेज रीडिंग। अनुवादक 54,96,90,339। पारिवारिक सम्मेलन समाप्त होने के बाद मिल्टन चेनी और अन्य लोग बारी बारी से सम्मेलन कक्ष से बाहर निकल गए। विलियम को पारिवारिक छाया रक्षक को बाहर निकालने के लिए भूमिगत महल में वापस जाने की आवश्यकता थी। स्वाभाविक रूप से गोल्डन लायन परिवार ने छाया रक्षकों को भूमिगत महल में हमेशा के लिए रखने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया। इस बीच एल्म को डार्क वेब का प्रबंधन करना था, जो खुफिया जानकारी से संबंधित था और बेहद महत्वपूर्ण था। अर्ल आर्थर ने मिल्टन चेनी के लिए कुछ भी व्यवस्थित नहीं किया, इसलिए मिल्टन चेनी सबसे अधिक फुर्सत में रहने वाले व्यक्ति बन गए। कुछ भी करने को न होने के कारण मिल्टन चेनी ने अपनी शारीरिक फिटनेस का परीक्षण करने के लिए प्रशिक्षण मैदान में जाने का फैसला किया। आखिरकार, भले ही वह जानता था कि ग्रैंड नाइट बनने के बाद वह मजबूत था, लेकिन उसके पास इसकी ठोस अवधारणा नहीं थी। सुदूर पूर्वी क्षेत्र, शून्य पर्वत जंगल में। शून्य पर्वत सुदूर पूर्व क्षेत्र में एक छोटा सा पर्वत है जो गोल्डन लायन एस्टेट से 100 मील से ज्यादा दूर नहीं है। हालांकि सुदूर पूर्व क्षेत्र समृद्ध ईस्ट रिवर प्रांत में स्थित है, लेकिन ये खतरनाक इलाकों से रहित नहीं है। शून्य पर्वत सुदूर पूर्व क्षेत्र में एक छोटी, अनदेखी पर्वत श्रृंखला है जो एक निर्जन क्षेत्र के समान है। यहाँ का जंगल बहुत घना है, यहाँ तक कि सूरज की रोशनी भी घने छत्र में प्रवेश नहीं कर पाती। शून्य पर्वत के जंगल में अंगरखे पहने दो आदमी साथ साथ चल रहे हैं। उनके पैर कीचड़ और टहनियों से भरे हुए हैं। इस कठिन इलाके में वे फिर भी ऐसे चलते हैं जैसे कि समतल जमीन पर चल रहे हों। हम करीब थे। मुझे उम्मीद है कि योजना आगे बढ़ सकती है, जैसा कि लेवन ने कहा। अचानक एक आदमी बोलता है, उसकी आवाज़ कुछ उदास है। दूसरा आदमी उसकी बातें सुनता है और बोलता है, हे आत्म मूर्ख नहीं है, ये गोल्डन लायन परिवार से निपटने का हमारा पहला मौका नहीं है। तो क्या हुआ अगर वह मूर्ख नहीं है? इस बार हमने 7 लेवल 1 विज़ार्ड प्रशिक्षुओं को भेजा और हमारे संगठन से जादुई उपकरण भी लाए। क्या फिर भी विफलता की संभावना हो सकती है? जवाब देते समय वह आदमी कुछ हद तक तिरस्कारपूर्ण लगता है। गोल्डन लायन परिवार उतना नाजुक नहीं है जितना आप सोचते हैं। सतह पर अकेले 3 ग्रैंड नाइट से निपटना आसान नहीं है। इस कथन में तिरस्कार को सुनकर दूसरा आदमी अपना सिर हिलाता है। मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि ग्रैंड नाइट से सीधे भिड़ जाऊं। इसके अलावा अगर इस बार उस बच्चे को मारना होता तो लेवन ने गोल्डन लायन परिवार के विनाश के लिए जो कीमत चुकाई थी वह पर्याप्त नहीं होती। ये भी कोई आसान मामला नहीं है। आदमी ने अपने साथी के लहजे में बेपरवाही को महसूस किया और बोलते समय भौहें सिकोड़ लीं। इसमें इतनी मुश्किल क्या है? एक बच्चा जो सिर्फ एक आधिकारिक नाइट है। नोलन, तुम बहुत सतर्क हो, हम महान जादूगर हैं। नोलन चुप रहा, अपने साथी की आत्मप्रशंसा का जवाब नहीं दिया। जादूगर, लेवल 1 जादूगर प्रशिक्षु कब से खुद को जादूगर मानने लगा। अगर मिल्टन चेनी ने इन दोनों के बीच की बातचीत सुनी होती तो वह हैरान हो जाता, क्योंकि इन लोगों को किसी तरह पता चल गया था कि वह आधिकारिक नाइट बन गया है। हालांकि ये लोग इस खबर से बहुत पीछे थे, क्योंकि मिल्टन चेनी अब सिर्फ आधिकारिक नाइट से कहीं बढ़कर थे। ये देखकर कि नोलन का जवाब देने का कोई इरादा नहीं था, वह आदमी ऊब गया। इसलिए वह भी चुप रहा और एक बार फिर सन्नाटा छा गया, टहनियों पर उनके पैरों के चलने की तीखी आवाज़ के अलावा। गोल्डन लॉयन ट्रेनिंग ग्राउंड में मिल्टन चेनी अपनी पूरी ताकत लगाकर एक आयन लॉक ट्रंक उठाते हैं। यह आयन लॉक ट्रंक बहुत भारी है। मिल्टन चेनी ने जो आयन लॉक ट्रंक उठाया उसका वजन कम से कम 1000 पाउंड था। उसने उसे उठाया, अपनी छाती के सामने रखा और फिर उसे फिर से ऊपर उठाया। मिल्टन चेनी ने अपनी सांस को समायोजित किया। प्रत्येक सांस छोड़ने और लेने के साथ उनकी नाक से एक सफ़ेद धुंध उठती हुई प्रतीत हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी छाती धौंकनी बन गई है, जो जोर जोर से काम कर रही है। उसके दिल की धड़कन की तेज आवाज़ तेज और स्पष्ट थी। हालांकि अगर कोई मिल्टन चेनी के चेहरे को ही देखे तो वह भावशून्य दिखाई देगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह आराम कर रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं था। मिल्टन के लिए भी हजारों पाउंड वजनी लोहे के लट्ठे को उठाना आसान नहीं था। बेशक ये तब था जब मिल्टन ने ची का इस्तेमाल नहीं किया था। वह पूरी तरह से अपनी शारीरिक शक्ति पर निर्भर था। अगर वह ची का इस्तेमाल करता तो मिल्टन के लिए लोहे के लट्ठे को उठाना एक नियमित लकड़ी के लट्ठे को उठाने से अलग नहीं होता। अपनी बांह की ताकत का परीक्षण करने से पहले मिल्टन ने अपनी मुक्का मारने की शक्ति का परीक्षण किया था। ची का इस्तेमाल किए बिना और केवल अपनी शारीरिक शक्ति पर भरोसा किए बिना वह एक ही मुक्का मारकर एक बड़े गड्ढे को लोहे के लट्ठे में बदल सकता था। एक बड़े गड्ढे को लोहे के लट्ठे में बदलने के लिए कम से कम 5000 पाउंड की ताकत की जरूरत होगी। क्यूई का उपयोग किए बिना मिल्टन 5000 पाउंड वजन का कुछ भी नहीं उठा सकता था।
अगर वह क्यूई का उपयोग करता तो वह सीधे प्रहार से एक लोहे के लॉक को भी आधा कर सकता था। यह एक ग्रैंड नाइट और एक आधिकारिक नाइट के बीच मुख्य अंतर है। क्यूई का उपयोग करने वाले ग्रैंड नाइट के आकस्मिक प्रहार में नाइट स्किल्स का उपयोग करने वाले आधिकारिक नाइट के बल से ज्यादा शक्ति होती है। यही कारण है कि किंगडम में ग्रैंड नाइट बेहद दुर्लभ हैं। पूरे फ्रॉस्टविंटर किंगडम में आधिकारिक नाइट्स की संख्या खुले और छिपे हुए दोनों में संभवतः हजारों में हो सकती है। हालांकि ग्रैंड नाइट्स की संख्या 100 से ज्यादा नहीं है। जहां तक उच्च रैंक वाले एपिक नाइट्स की बात है तो आप पूरे किंगडम में उनकी संख्या एक हाथ पर गिन सकते हैं। इसके बाद मिल्टन ने अपनी गति का परीक्षण किया। उन्होंने सिर्फ 3 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय की। आपको पता होना चाहिए कि मिल्टन के पिछले जीवन के ब्लू स्टार में ग्रह पर सबसे तेज व्यक्ति को 100 मीटर दौड़ने में 9 सेकंड से ज्यादा समय लगा था। 3 सेकंड और 9 सेकंड में सिर्फ 3 गुना अंतर लग सकता है, लेकिन मिल्टन समझ गए थे कि गणना इतनी सरल नहीं थी। उदाहरण के लिए, इस समय अगर मिल्टन सिर्फ अपनी शारीरिक स्थिति पर निर्भर होते तो अपनी गति को 1 सेकंड के 10वें हिस्से से भी बेहतर बनाना चुनौतीपूर्ण होता। और वह सिर्फ 100 मीटर के लिए है। एक शूरवीर की ताकत 100 मीटर दौड़ने में नहीं होती। एक शूरवीर की ताकत उसकी विस्फोटक शक्ति और धीरज में होती है। अगर 100 मीटर की दूरी को घटाकर 10 मीटर कर दिया जाए तो मिल्टन की गति में तेजी सिर्फ पलक झपकते ही आ जाएगी। अगर 100 मीटर की दूरी को 1 किलोमीटर तक बढ़ा दिया जाए तो मिल्टन 3 सेकंड में 100 मीटर की अपनी गति बनाए रख सकते थे। अगर वे इसे क्यूई के साथ पूरक करते तो उनकी गति और भी तेज हो सकती थी। जहां तक उनकी तंत्रिका प्रतिक्रिया की गति का सवाल है, हालांकि मिल्टन इसका विशेष रूप से परीक्षण नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें लगता है कि वे अपने पिछले जीवन की गोलियों को आसानी से चकमा दे सकते हैं। मिल्टन इस बात से अनजान नहीं है कि गोलियां कितनी तेज होती हैं। अपने पिछले ब्लू स्टार जीवन में वह शूटिंग रेंज में गया था और असली बंदूकें संभाली थीं। एक साधारण हैंडगन से चलाई गई गोली लगभग 200-400 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है। राइफल की गोलियां और भी तेज गति से यात्रा करती हैं, 600-900 मीटर प्रति सेकंड की गति से, और उच्च वेग वाली स्वचालित राइफलें 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति तक पहुंच सकती हैं। क्यूई का उपयोग किए बिना मिल्टन को एक साधारण राइफल से गोली को चकमा देने का भरोसा है। अगर वह क्यूई का उपयोग करता तो वह एक उच्च गति वाली स्वचालित राइफल से भी गोलियों को चकमा दे सकता था। यह विश्वास निराधार नहीं है, यह उसके शरीर की सहज प्रवृत्ति द्वारा दिया गया उत्तर है। यही एक ग्रैंड नाइट है, सामान्य लोगों से कहीं ज्यादा ताकत, गति और प्रतिक्रिया की गति रखना। यह बिना कारण नहीं है कि जादूगर प्रशिक्षु भी एक ग्रैंड नाइट से सीधे भिड़ने में संकोच करते हैं। क्योंकि अगर कोई सावधान नहीं है तो एक जादूगर प्रशिक्षु भी एक ग्रैंड नाइट के हमले में मर सकता है। एक जादूगर प्रशिक्षु के पास विविध और अजीबोगरीब तरीके हो सकते हैं, लेकिन शारीरिक शक्ति के मामले में वे एक ग्रैंड नाइट से बहुत कम हैं। मिल्टन ने अपनी शारीरिक स्थिति का संक्षिप्त परीक्षण करने के बाद अपने माथे से पसीना पोंछा। ब्लैक रोब सीकर्स क्लब, मिल्टन ने खुद से कहा, अब ब्लैक रोब सीकर्स क्लब के सदस्यों के आगे बढ़ने का भी इंतजार कर रहा है। PS प्रिय पाठकों, हम नई सिफारिशों का पता लगाने गए हैं। आगामी चेज रीडिंग और भी महत्वपूर्ण है। एक नई किताब की चेज रीडिंग अवधि यह निर्धारित करती है कि किताब कितनी दूर तक जा सकती है। मुझे ईमानदारी से उम्मीद है कि हर कोई चेज रीडिंग में भाग लेने का प्रयास कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलो। अध्याय 42, अध्याय 41, छाया लबादा और आध्यात्मिक डंक सीकिंग चेज रीडिंग। अनुवादक 54,96,90,339। सुदूर पूर्व क्षेत्र का मुख्य क्षेत्र कई मील तक फैला हुआ है। इस समय इस क्षेत्र में 1000 से अधिक डाक गार्ड बिखरे हुए हैं जो कई रक्षात्मक रेखाएं बनाते हैं। पारिवारिक छाया रक्षक गोल्डन लान परिवार ने वास्तव में सावधानियां बरती हैं। मुख्य क्षेत्र से बहुत दूर नहीं, 2 आकृतियां अंधेरे में छिपी हुई हैं, जिनमें से एक धीरे से फुसफुसाती है। योजना पर बने रहें, अतिरिक्त परेशानियां न बनाएं। शैडो क्लोक पर अंकित शैडो तकनीक का उपयोग केवल 2 लोग ही कर सकते हैं। हमें लड़के का स्थान ढूंढना होगा और इस दौरान उसे एक ही वार में मार डालना होगा। दूसरा व्यक्ति गंभीरता से उत्तर देता है। गोल्डन लान परिवार की रक्षात्मक रेखा में घुसना तरकीन है। इसलिए ये तथ्य कि ब्लैक रोब सीकर्स क्लब ने आने की हिम्मत की, ये दर्शाता है कि वे तैयार होकर आए थे। जादुई उपकरण उनकी निर्भरता हैं। चलिए शुरू करते हैं। लड़के को मारने के बाद देर मत करो, तुरंत चले जाओ। हमारे लोग मदद के लिए सरहद पर इंतजार कर रहे होंगे। यह महसूस करते हुए कि उसका साथी अविश्वसनीय हो सकता है, नोलन एक और अनुस्मारक देता है। मैं समझता हूं कि एक शूरवीर के लिए यह कल्पना करना असंभव है कि एक जादुई उपकरण कितनी शानदार रचना है। उसके कहने के बावजूद कि वह समझता है, उसका लहजा कुछ और ही बताता है। नोलन उसके स्वभाव को जानता है, इसलिए वह उसे और नहीं समझाता। फिर वह अपने पीछे के बैग से एक शुद्ध काला लबादा निकालता है और उसे पहन लेता है।
लबादा पहनने के बाद नोलन अपनी सांस के नीचे कुछ बुदबुदाता है। थोड़ी देर बाद लबादे पर एक काली रोशनी टिमटिमाती है और नोलन की आकृति गायब हो जाती है। ये वास्तव में शैडो क्लोक पर अंकित जादू है, जीरो रिंग मैजिक। शैडो तकनीक। दूसरा आदमी लबादा संभालता है और नोलन की हरकतें दोहराता है। थोड़ी देर बाद उसकी आकृति भी गायब हो जाती है। वे दोनों अचानक गायब हो जाते हैं, जैसे कि वे कभी अस्तित्व में ही नहीं थे। वे सचमुच गायब हो जाते हैं, मानो वे अदृश्य हो गए हों। अगर मिल्टन चेनी ने यह दृश्य देखा होता तो शायद वे चकित हो जाते। यह एक जादुई उपकरण है। शैडो क्लोक शैडो स्कूल द्वारा तैयार किए गए एक जादुई उपकरण के रूप में उस पर शैडो तकनीक अंकित है, जो स्कूल का मुख्य शून्य रिंग जादू है। एक स्कूल का मुख्य शून्य रिंग जादू एक बार आध्यात्मिक सागर में अंकित होने के बाद आधिकारिक जादूगर बनने पर पहले रिंग जादू में अपग्रेड किया जा सकता है। यह अकेले ही इस जादू की ताकत के बारे में बहुत कुछ बताता है। इस स्तर के शून्य रिंग जादू को सीधे इस्तेमाल करने के लिए कम से कम स्तर 3 के जादूगर प्रशिक्षु की आवश्यकता होती है। मिल्टन इस मायने में भाग्यशाली हैं कि ब्लैक रोब सीकर्स क्लब के पास सहायक जादू के समान कुछ अंकित एक जादुई उपकरण है। अगर यह आक्रामक जादू से अंकित होता तो मिल्टन अपनी प्रार्थनाएं बहुत अच्छी तरह से कर सकते थे। बेकार ध्यान तकनीक का अभ्यास करने के बावजूद कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि ब्लैक रोब सीकर्स क्लब जो जादू सीखता है वह वास्तव में प्रामाणिक शैडो स्कूल से है। चलो चलते हैं। सबसे पहले गोल्डन लॉयन एस्टेट देखते हैं। इस सुनसान इलाके में अचानक एक आवाज़ आती है। गोल्डन लॉयन एस्टेट वह कमरा जहां मिल्टन चेनी रहते हैं। कमरे के अंदर मिल्टन बिस्तर पर लेटे हुए हैं, किंगडम क्रॉनिकल्स की एक कॉपी पकड़े हुए हैं और उसे बड़े चाव से पढ़ रहे हैं। उनका कमरा अर्लाथ के बहुत करीब है, सिर्फ एक दीवार से अलग है। ये कमरा अर्लाथ द्वारा चेनी की सुरक्षा के लिए चुना गया था। ये जादूगरों से भी ज्यादा विचित्र है। इस किताब के लेखक ने वाकई लिखने की हिम्मत की है। अपने हाथों में एक मोटी किताब रखते हुए चेनी ने कहा। चेनी के हाथों में किंगडम क्रॉनिकल्स कुछ हद तक उनके पिछले जीवन में पढ़े गए उपन्यासों के समान है। इस दुनिया में इस तरह की किताब भी फुर्सत के पलों में पढ़ने के लिए काम आती है। खिड़की के बाहर काले आसमान को देखते हुए चेनी अपने हाथ में किताब बंद करके एक तरफ रख देता है। जब से वह इस दुनिया में आया है चेनी पूरी रात नहीं जागा है। उसका शेड्यूल कुछ ऐसा है जिसकी उसके पिछले स्वर ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि वह जल्दी सोने और जल्दी उठने की सख्त दिनचर्या का पालन करता है। यह उल्लेखनीय है कि अगर वह पूरी रात नहीं जागा होता तो उसे अपने पिछले जीवन में सोने में परेशानी होती। जब वह लैंप बंद करता है तो कमरा अंधेरे में डूब जाता है और वह बिस्तर पर अपनी आंखें बंद कर लेता है। जैसे जैसे समय बीतता है चेनी की सांसें धीरे धीरे स्थिर होने लगती हैं। चरमराहट। अचानक चेनी के कानों में एक बेहद धीमी आवाज आती है। बिस्तर पर लेटे हुए चेनी ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। अंधेरे कमरे के अंदर उसकी आंखें असामान्य रूप से चमकीली और झिलमिलाती हुई दिखाई देती हैं। चेनी का शेड्यूल नियमित हो सकता है, लेकिन उसकी नींद हल्की होती है। हल्की नींद की अवस्था में भी वह छोटी छोटी हरकतों को पहचान सकता है। क्या वह खिड़की की चरमराहट की आवाज़ थी? मुझे यकीन है कि मैंने खिड़की बंद कर दी थी। चेनी विचारों से भर गया। अगले ही पल वह नींद में करवट बदलने का नाटक करता है और खिड़की पर एक नज़र डालता है। ग्रैंड नाइट बनने के बाद चेनी अंधेरे में भी ऐसे देख सकता है जैसे दिन हो। घुप अंधेरा कमरा उसके दृश्य को पूरी तरह से बाधित नहीं कर पाता। एक भी विसंगति नहीं। खिड़कियां अभी भी कसकर बंद हैं, उनमें कोई भी अंतर नहीं है। ऐसा लगता है जैसे चेनी ने अभी जो आवाज़ सुनी है वह एक भ्रम है। हालांकि चेनी को यकीन है कि यह भ्रम नहीं था। ग्रैंड नाइट बनने के बाद से उसकी सुनने की क्षमता में काफ़ी सुधार हुआ है। अभी जो आवाज़ आई थी वह बहुत धीमी थी, लेकिन उसे यकीन है कि उसने उसे सुना है। अगर यह इस समय उसका आधिकारिक नाइट संस्करण होता तो शायद उसे अभी आवाज़ सुनाई नहीं देती। क्या ये हवा हो सकती है? चेनी विचारों में खोया हुआ है, लेकिन इस समय उसकी सतर्कता बढ़ गई है। या ये हो सकता है कि ब्लैक रोब सीकर्स क्लब के लोग यहाँ हैं? चेनी को यकीन नहीं है। एस्टेट के अंदर 1000 से ज्यादा शैडो गार्ड सुरक्षा की मौजूदगी के बावजूद एक जादूगर प्रशिक्षु के साधन विविध और जटिल हैं। चेनी इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि ब्लैक रोब सीकर्स क्लब के लोगों के पास शैडो गार्ड को बाईपास करने और उसे सीधे खोजने का साधन नहीं है। चरमराहट। फिर से एक और सूक्ष्म ध्वनि। इस बार जब शोर आता है चेनी अपनी तरफ लेटा हुआ है, उसका ध्यान लगातार खिड़की पर है। इसलिए जिस क्षण खिड़की से शोर होता है वह अचानक नोटिस करता है कि खिड़की को थोड़ा सा खोला गया है, लेकिन दरार गायब हो जाती है जैसे ही वह D11 नैनो किलो सीमेंस। ऐसा लगता है जैसे खिड़की में दरार कभी थी ही नहीं। ये दृश्य चेनी को कुछ हद तक अपनी आंखों पर संदेह कराता है। भ्रम तकनीक या एक अंधा करने वाली चाल। चेनी के दिल में एक ठंडक दौड़ जाती है। एक पल के लिए उसकी धड़कन तेज हो जाती है। चरमराहट। एक और हल्की आवाज़।
इस बार चेनी बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि इस बार वह खिड़की को पूरी तरह से खुला हुआ देखता है। खिड़की के पीछे कोई आकृति नहीं खड़ी है जैसा कि चेनी ने कल्पना की थी। खिड़की के पीछे कोई नहीं है। अचानक चेनी को खिड़की के पीछे गहरी आंखों की एक जोड़ी दिखाई देती है। अगले ही पल उसके दिमाग में एक कंपन महसूस होता है, जैसे कि उसके कानों के पास एक बहुत बड़ी आवाज़ गूंज रही हो। ब्लैक रोब सीकर्स क्लब, लानत है। जीरो रिंग मैजिक आध्यात्मिक डंक। नोलन के आध्यात्मिक सागर में अंकित जीरो रिंग मैजिक एक पल में चेनी के आध्यात्मिक सागर पर हमला करता है। अगले ही पल दूसरा आदमी भी हरकत करता है। जीरो रिंग मैजिक, शैडो टच। अंधेरे से कुछ पारदर्शी टेंटिकल्स अचानक दिखाई देते हैं जो सीधे चेनी की गर्दन पर निशाना साधते हैं। लेकिन चेनी की प्रतिक्रिया बेहद तेज है। उसके दिमाग में झटके की अनुभूति सिर्फ एक पल के लिए रहती है, फिर वह ठीक हो जाता है। वह इतनी जल्दी ठीक हो गया, ये कैसे संभव है? चेनी की आंखों में स्पष्टता देखकर विसेंट चौंक जाता है। छाया टेंटिकल्स की गति अचानक बढ़ जाती है। अध्याय 43, अध्याय 42, सावधान रहें। सीकिंग चेज रीडिंग। अनुवादक 54,96,90,339। ब्लैक रोब सीकर्स क्लब की योजना को दोषरहित कहा जा सकता है। विसेंट और नोलन के मौन सहयोग के साथ एक जादुई उपकरण द्वारा बढ़ाया गया जीरो रिंग मैजिक। यदि मिल्टन चेनी इस समय एक पीक नाइट होते तो वे संभवतः एक पल में गंभीर रूप से घायल हो जाते। और ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका आध्यात्मिक गुण सामान्य लोगों की तुलना में अधिक है। यदि मिल्टन चेनी का आध्यात्मिक गुण केवल एक होता और उनका क्षेत्र केवल एक आधिकारिक नाइट होता तो वे इस समय पहले से ही एक लाश होते। दुर्भाग्य से, हालांकि मिल्टन चेनी अभी एक ग्रैंड नाइट हैं और एक ग्रैंड नाइट हैं जिनकी आध्यात्मिक शक्ति सामान्य लोगों से कहीं बेहतर है। तो इस जीरो रिंग आध्यात्मिक जादू ने मिल्टन चेनी को मारा, लेकिन वे जल्दी ठीक हो गए। मिल्टन चेनी को आध्यात्मिक ढंग से इतनी जल्दी ठीक होते हुए और आसानी से कुछ छाया टेंटिकल्स को तोड़ते हुए देखकर विसेंट की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। आपको पता होना चाहिए कि छाया तकनीक सर्वशक्तिमान नहीं है, इसकी अपनी कमियां भी हैं। यानी जब वे अपना जादू इस्तेमाल करेंगे तो उन्नत छाया तकनीक तुरंत विफल हो जाएगी। हालांकि यह अपने आप में कोई घातक कमी नहीं है। अगर वे मिल्टन चेनी को उसी समय मार सकते हैं जब वे कार्रवाई करते हैं तो छाया तकनीक विफल होती है या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन इस समय ये कमी कुछ हद तक घातक है। जानकारी गलत है। वर्नोन बिल्कुल भी आधिकारिक नाइट नहीं है, वह एक असली ग्रैंड नाइट है। बकवास। इस समय विसेंट और नोलन के दिमाग में यही एकमात्र विचार था। उन्होंने वही अनुभव किया जो कोडी ने उस समय महसूस किया था। पूरी तरह से कार्रवाई करते हुए केवल ये पता लगाने के लिए कि उनका दुश्मन उनकी कल्पना से बहुत अलग है। उस बूढ़े आदमी ने किस तरह की जानकारी दी? धिक्कार है, सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र गलत है। जीरो रिंग मैजिक, शैडो बॉल, जीरो रिंग मैजिक, माइंड हुक। हालांकि उनकी प्रतिक्रिया धीमी नहीं है। इस पल में चकित होने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वे जादूगर प्रशिक्षु बनने के लिए सभी कठिनाइयों से गुजरे थे। जबकि उन्होंने तेजी से प्रतिक्रिया की, मिल्टन चेनी और भी तेज थे। लगभग उसी पल जब वह छाया के जाल से मुक्त हुआ, मिल्टन चेनी का पूरा शरीर एक सुनहरी हवा के प्रवाह में लिपटा हुआ था। नाइट स्किल, बर्स्ट, नाइट स्किल, चार्ज्ड स्ट्राइक। आईलेचवो नाइट तकनीकों का तुरंत मिल्टन चेनी ने इस्तेमाल किया और एक शक्तिशाली मुट्ठी दोनों पुरुषों की ओर फेंकी गई। सावधानी के साथ, नोलन का आध्यात्मिक जादू उसे केवल क्षणिक रूप से चकित कर सकता था। इसने उसके चाल को निष्पादित करने को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया। छाया की गेंद से बचते हुए मिल्टन चेनी ने विसेंट के सिर पर एक शक्तिशाली वार किया। इस मौके से हवा में एक बहुत बड़ा ध्वनि विस्फोट भी हुआ। विसेंट, जो कि केवल लेवल 1 विजार्ड अप्रेंटिस था, इस प्रहार को कैसे झेल सकता था? उसकी शारीरिक विशेषताएं आधिकारिक नाइट से भी कम थीं। तो बस एक पल में मिल्टन चेनी ने उसका सिर कुचल दिया। तीनों के बीच मुठभेड़ का समय लंबा लग रहा था, लेकिन वास्तव में ये सब कुछ सेकंड में हुआ। जब नोलन ने मौत से लड़ने का फैसला किया तो अचानक मिल्टन चेनी के कमरे की दीवार से एक तेज आवाज आई। कमरे की दीवार में अचानक एक बड़ा छेद दिखाई दिया। मिल्टन चेनी के कमरे में अचानक एक आदमी दिखाई दिया, वह अर्लाथ था। जैसे ही उसने मिल्टन चेनी के कमरे में लड़ाई की आवाज सुनी, वह लगभग दीवार को तोड़कर भाग गया। क्या तुम ठीक हो, वर्नोन? अर्लाथ ने मिल्टन चेनी के कमरे में चारों ओर नजर घुमाए और विसेंट को देखा, जिसका सिर जमीन पर पड़ा हुआ था। कुछ हद तक हैरान नजर आने के साथ उसकी आवाज चिंता से भरी हुई थी। मिल्टन चेनी ने अपना सिर हिलाया। ये देखकर कि मिल्टन चेनी किसी गंभीर संकट में नहीं है, अर्लाथ की नज़र नोलन पर गई। उसकी नज़र झील की तरह गहरी थी। सब खत्म हो गया। नोलन पूरी तरह हताश था। वह मिल्टन चेनी को संभाल भी नहीं सकता था। इसके अलावा अर्लाथ, जो मिल्टन चेनी से ज्यादा ताकतवर है, उसके बचने की संभावना लगभग नगण्य है। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बस मुझे इस बार ब्लैक रॉब सीकर्स क्लब की सारी योजनाएं बता दो।
नोलन की हताश आंखों के नीचे अर्ल आर्थर ने धीरे से कहा। नोलन की आंखों में उम्मीद की एक झलक थी। सुदूर पूर्व क्षेत्र के मुख्य क्षेत्र के बाहर, घने जंगल के भीतर, रात के अंधेरे में 4 या 5 छायादार आकृतियां स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं। नोलन और उनकी टीम के साथ क्या हो रहा है? 1 घंटा हो गया है, उन्हें अब तक लौट जाना चाहिए था। छायादार आकृतियों में से एक ने कहा, उसकी आवाज़ में बेचैनी की धार थी। क्या कुछ अप्रत्याशित हुआ है? भले ही उनके पास शैडो क्लोक है, लेकिन जादू करने के बाद उनके निशान सामने आ जाएंगे। क्या उन्हें आर्थर ने रोका होगा? एक और आवाज़ गूंजी। ये सुनकर पहली छाया आकृति जिसने बात की, उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। ये संभव है, लेकिन डार्क गार्ड सामान्य व्यवहार कर रहे हैं। वे ये संकेत नहीं दे रहे हैं कि योजना काम कर गई। जैसे ही उसने बात की, उसकी नज़र दूर गोल्डन लान परिवार के डार्क गार्ड की ओर चली गई, जो टेरिटरी रोबोट की तरह गश्त कर रहे थे। शायद उन्हें किसी चीज़ की वजह से देरी हो गई। इस पर छाया आकृति चुप हो गई। थोड़ी देर बाद उसने फिर से कहा, हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। कॉर्ड, तुम एस्टेट में घुसपैठ करो और जांच करो कि वर्नोन मर गया है या नहीं। जिसने संबोधित किया, कॉर्ड का चेहरा काला पड़ गया। लेविन, यह मुझे मेरी मौत के लिए भेजने से कैसे अलग है? असंतोष कॉर्ड की आवाज़ में भर गया। उसके पास शैडो क्लोक नहीं था। गोल्डन लान परिवार के मुख्य क्षेत्र में घुसना आत्महत्या के समान था। ये पता लगाना तो दूर की बात है कि वर्नोन मरा है या नहीं, ये सवाल था कि क्या वह वर्नोन के निवास में घुसपैठ भी कर सकता है। ये बूढ़ा आदमी। कॉर्ड के दिल में थोड़ी नाराजगी थी। लेविन रुक गया। उसे एहसास हुआ कि उसने अभी कुछ बेवकूफ़ी भरी बात कही है। तो हम थोड़ा और इंतज़ार करते हैं, लेविन ने अपने दिल में आह भरते हुए कहा। इस बार ब्लैक रोब सीकर्स क्लब के अन्य सदस्यों को गोल्डन लान परिवार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मनाने के लिए उसने भारी कीमत चुकाई थी। अब मौजूद अन्य लोगों को नाराज़ करना स्पष्ट रूप से तरकीन था। लेकिन अपने बच्चे की हत्या के बाद कौन समझदार रह सकता है? अचानक लेविन ने दूर से एक हल्की रोशनी देखी। उसके चेहरे पर खुशी के भाव दिखाई दिए। उसे लगा कि यह विसेंट और नोलन लौट रहे हैं। लेकिन अगले ही पल उसका खुशनुमा व्यवहार एकदम बदल गया। सावधान रहो, जोर से चिल्लाते हुए लेविन ने अपने पैरों को छिपाने की भी परवाह नहीं की। उसके आसपास के 4 लोगों ने लेविन की चीख सुनी। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि क्या हुआ था, उनके शरीर सहज रूप से एक तरफ झुक गए। अंधेरी रात के आवरण में एक तीर तेजी से उनकी ओर बढ़ा, जो सीधे मौजूद जादूगर प्रशिक्षु पर निशाना साध रहा था। तीर हवा में सीटी बजाता हुआ अंधेरे की आड़ में एक घातक हथियार बन गया। लेविन सहज रूप से चकमा दे गया, लेकिन तीर उस पर लक्षित नहीं था। शिट, ये शरीर में घुसने वाले तीर की आवाज़ थी। हालांकि लेविन ने चेतावनी दी थी, लेकिन केवल वह और कॉर्ड ही समय पर प्रतिक्रिया कर सकते थे। एक व्यक्ति जो समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका, उसका दिल तीखे तीर से छलनी हो गया। वह सदमे से चौड़ा हो गया, मानो उसे लगा कि यह अकल्पनीय था कि वह अभी अचानक मर गया। लानत है, लेविन की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। इस समय भले ही वह मूर्ख हो, उसे एहसास हो गया होगा कि उनकी स्थिति से समझौता किया गया था, और यह बहुत संभावना थी कि विसेंट और नोलन इस खुलासे के लिए जिम्मेदार थे। आखिरकार केवल ये दोनों ही अपनी लोकेशन जानते थे, और जिसने चुपके से तीर चलाया बिना सोचे समझे भी, आपको पता चल जाएगा कि यह गोल्डन लान परिवार का कोई व्यक्ति था। योजना विफल हो सकती है। लेविन के दिमाग में ऐसा विचार अपरिहार्य रूप से बना। उसे आवेश ने घेर लिया। एक और तीर उनकी ओर चला। इस बार कोई सूक्ष्मता नहीं थी। यदि पहला तीर छिपा हुआ था, तो ये दूसरा तीर स्पष्ट रूप से दिखावटी था। अंधेरे छत्र के नीचे इस तीर पर एक चमकदार सुनहरी चमक थी। अध्याय 44, अध्याय 43, हवा को मात देना। चेज रीडिंग अनुरोधित। अनुवादक 54,96,90,339। बहुत तेज। अंधेरे से निकले तीर की गति बहुत तेज थी, और इसका लक्ष्य लेवन था, जिसने अभी अभी खुद को स्थिर किया था। 0 रिंग मैजिक। शैडो बैरियर। एक फीकी काली अर्धवृत्ताकार प्रकाश ढाल ने तुरंत लेवन के शरीर को घेर लिया। लेकिन जिस समय तीर आया, ये जल्दबाजी में सक्रिय किया गया 0 रिंग मैजिक बेहद नाजुक लग रहा था। सुनहरा तीर का सिरा और छाया अवरोध बस टकराया, और अवरोध शानदार असंख्य बिंदुओं में फट गया। चीर। लेविन ने बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसका कंधा फट गया, जिससे खून की एक लकीर निकल गई। छाया से तीर चलाने वाले व्यक्ति को खोजो। लेविन सदमे और गुस्से में चिल्लाया। दरअसल भले ही लेविन ने कुछ न कहा हो, लेकिन इलाके के ब्लैक रोब सीकर्स क्लब के सदस्यों ने पहले ही प्रतिक्रिया दे दी थी। घबराहट दूर हो गई थी, और अब उनके दिल गुस्से से भर गए थे। वे जादूगर थे। कोई उन्हें शिकार की तरह कैसे समझ सकता है? यह उन्हें अस्वीकार्य था। मिल्टन चेनी छाया में छिपकर तीर चला रहे थे। इस समय चेनी की आंखें शांत थीं। उन्होंने धीरे से अपना लंबा धनुष जमीन पर रखा और अपनी कमर पर लटकी हुई लायनहॉर तलवार खींची। उसी समय गोल्डन लान परिवार के आसपास के फैमिली शैडो गार्ड्स ने उनकी ओर हमला किया।
आसमान में एक विस्फोट हुआ और एक लाल चमक ने आसमान के एक छोटे से हिस्से को रंग दिया। भाग्यशाली, मिल्टन चेनी ने खुद से कहा। उनकी किस्मत वाकई अच्छी थी, क्योंकि वे ब्लैक रोब सीकर्स क्लब के सदस्यों के लिए 3 संभावित मिलन बिंदुओं में से एक में गलती से पहुंच गए थे, जिन्हें नोलन ने पहचाना था। वहां, लेविन बोला, और आसपास के लोग अंधे नहीं थे। वे इतनी बड़ी चमक को कैसे नहीं देख सकते थे। हालांकि अगले ही पल लेविन हैरान और परेशान हो गया। आप सभी छिपे हुए तीरंदाज को वास्तव में ढूंढ लिया गया था, लेकिन उसके सभी साथी भाग गए थे। ये सही है, वे सभी भाग गए, मुड़ने और भाग गए। ब्लैक रोब सीकर्स क्लब के सदस्य मौजूद थे, वे मूर्ख नहीं थे, वास्तव में वे किसी और से ज्यादा तेज थे। छिपे हुए तीरंदाज को वास्तव में ढूंढ लिया गया था, लेकिन तीरों के आधार पर यह स्पष्ट था कि अंधेरे में छिपा व्यक्ति एक ग्रैंड नाइट था। चमकता हुआ सुनहरा तीर और ग्रैंड नाइट का पद गोल्डन लान परिवार के केवल एक व्यक्ति की ओर इशारा करता था, अर्ल गोल्डन लानाथ। हालांकि वे नाराज थे, लेकिन वे एक बात भी जानते थे, गोल्डन लान परिवार और आथ के साथ लड़ाई करना आत्महत्या थी। हर कोई नहीं जानता था, लेकिन ब्लैक रोब सीकर्स क्लब के सदस्य अच्छी तरह से जानते थे कि आथ कोई आम ग्रैंड नाइट नहीं था। डार्क गार्ड्स का झुंड भी हर तरफ से आ रहा था। अब जब फ्लेयर बैकअप के लिए संकेत दे रहा था, तो कौन जानता था कि आथ के 2 पागल कुत्ते भी आएंगे। 4 लेवल 1 विजार्ड अप्रेंटिस बनाम 3 अनुभवी ग्रैंड नाइट्स। उनके पास कोई मौका नहीं था, इसलिए उनका पहला विकल्प लेविन को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागना था। आखिरकार उनकी अपनी जान सबसे ज्यादा मायने रखती थी। क्या हुआ? चेनी दूर से हंसा। अपनी असाधारण दृष्टि से उसने जो कुछ भी हो रहा था उसे स्पष्ट रूप से देखा। उसे निश्चित रूप से उम्मीद नहीं थी कि गर्वित विजार्ड अप्रेंटिस उसके 2 तीर चलाने के तुरंत बाद भाग जाने का विकल्प चुनेंगे। हालांकि अगर चेनी को पता होता कि इन विजार्ड अप्रेंटिस ने उसे उसका पिता समझ लिया है और इसलिए भाग गए हैं, तो वह शायद और भी जोर से हंसता। एक अद्भुत गलतफहमी। ब्लैक रॉब सीकर्स क्लब के सदस्यों को यकीन था कि छिपा हुआ तीरंदाज आथ ही होगा, इसलिए उन्होंने यह मूर्खतापूर्ण विकल्प चुना। अगर वे एक साथ उस पर टूट पड़ते तो चेनी को उनसे निपटने में थोड़ी परेशानी हो सकती थी। लेकिन भागना, ये निश्चित रूप से बुद्धिमानी नहीं थी। भागो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम बच सकते हो? जिस दिशा में ये लोग भाग रहे थे उसे देखते हुए मिल्टन चेनी ने मन ही मन उपहास किया। कोई ऐसा क्यों है जो भागा नहीं? क्या वह लेवल 2 विजार्ड अप्रेंटिस हो सकता है? जब मिल्टन ने लेविन को देखा, जो स्थिर था, तो उसकी अभिव्यक्ति कठोर हो गई। उसने हमला करने की पहल नहीं करने का फैसला किया। अब उसे पता था कि उसकी खुद की स्थिति उजागर हो गई होगी। उसकी वर्तमान योजना समय खरीदने की थी, लेकिन वह हैरान भी था। अगर वह व्यक्ति लेवल 2 विजार्ड अप्रेंटिस था, तो उसे तीर से चोट क्यों लगी? उसने कुछ क्षण पहले ही लेविन के शैडो बैरियर को उसके तीर से चकनाचूर होते देखा था। हालांकि सुरक्षित रहने के लिए मिल्टन ने कोई भी लापरवाही नहीं करने का फैसला किया। डार्क गार्ड तेजी से करीब आ रहा था, जबकि मिल्टन ने शांति से अपनी नजरें दूर से लेविन पर टिका रखी थीं। इस समय स्थिति ने लेविन को, जो अपनी जगह पर खड़ा था, बहुत ही अजीब स्थिति में छोड़ दिया। न केवल मिल्टन ब्लैक रॉब सीकर्स क्लब की वापसी के लिए तैयार नहीं था, बल्कि क्लब के सोसाइटी मास्टर लेविन ने भी इस दृश्य की उम्मीद नहीं की थी। वह एक शर्मनाक स्थिति में था। क्या उसे मिल्टन का सामना करना चाहिए, जो छिपा हुआ था नजदीकी लड़ाई में? वह केवल एक जादूगर का प्रशिक्षु था और उसके पास किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नजदीकी लड़ाई में शामिल होने की क्षमता नहीं थी जिसे वह पीक ग्रैंड नाइट मानता था। या उसे अब भाग जाना चाहिए था? क्या बहुत देर हो चुकी होगी? अब भागना उसके डर को दिखाएगा, और अगर वह ऐसा करता है तो निस्संदेह उसे आथ के एक भयंकर छिपे हुए हमले का सामना करना पड़ेगा। या उसे समय के लिए रुकना चाहिए? लेकिन उसके लिए ऐसा करने का कोई मतलब नहीं था। ये गोल्डन लान परिवार था, न कि वह जिसने फ्लेयर उत्सर्जित किया था। मरने का इंतजार करने से क्या हासिल होगा? तो अगले ही पल उसने एक ऐसा कदम उठाया जो इतना सार्थक नहीं था। 0 रिंग मैजिक साइकिक ऑपरेशन। लेविन के चारों ओर एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी, जिससे हवा भी कांप उठी। लेविन की शर्ट के ऊपर पहना गया काला लबादा फड़फड़ाया, जिससे एक महत्वपूर्ण शोर हुआ। साइकिक ऑपरेशन 0 रिंग मैजिक के भीतर एक विशेष अस्तित्व है। इसमें बहुत अधिक आक्रामक शक्ति नहीं है, लेकिन यह आध्यात्मिक शक्ति को वास्तविकता को प्रभावित करने की अनुमति दे सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो यह डराने के लिए बनाया गया एक मंत्र है। वास्तव में वह इस चाल से आथ को डराने की उम्मीद कर रहा था। क्या ये काम कर गया? निस्संदेह ये काम कर गया। इसने सफलतापूर्वक छिपे हुए मिल्टन को और भी गंभीर बना दिया। इतनी मजबूत आभा, वास्तव में एक साधारण लेवल 1 विजार्ड अप्रेंटिस से बहुत दूर। कितना आत्मविश्वासी, अकेले वापस रहने में सक्षम। मिल्टन ने खुद से कहा जब वह ये दृश्य देख रहा था। उसकी आंखें गंभीरता से भर गई थीं। मिल्टन की सतर्कता चरम पर थी। उसका हाथ शेर के दिल की तलवार को कसकर पकड़े हुए था, लेविन की हर हरकत से सावधान।
ऐसा नहीं था कि वह जांच करने के लिए अपने धनुष का उपयोग नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने पहले ही अपनी स्थिति उजागर कर दी थी। इस समय धनुष का उपयोग करना लाभ से अधिक हानिकारक होगा। मिल्टन को यह नहीं पता था कि इस समय वह पतली हवा को मात दे रहा था। अगले पल उसकी आंखों में संदेह का एक स्पर्श दिखाई दिया। फिर से कोई हलचल क्यों नहीं है? क्या वह हम सभी के यहाँ आने तक प्रतीक्षा करने और फिर हम सभी पर एक साथ हमला करने की योजना बना रहा है? या वह एक बड़ी चाल के लिए ताकत जुटा रहा है? क्या वह इतना आश्वस्त है? लेविन को देखकर जो मौके पर स्थिर खड़ा था, मिल्टन मिश्रित विचारों से भर गया। अगर वह वास्तव में इतना मजबूत है तो मैं, एक आधिकारिक शूरवीर, सिमुलेशन में कैसे बच गया? अगले पल जब उसने लेविन को सैकड़ों छाया रक्षकों से घिरा हुआ देखा, फिर भी वह हिल नहीं रहा था, तो मिल्टन का दिल भारी हो गया। लेविन बहुत शांत था, जिससे वह भ्रमित हो गया। वह सैकड़ों छाया रक्षकों से घिरे होने पर भी पूरी तरह से शांत था। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता, मिल्टन ने खुद से कहा, एक जांच करने का फैसला किया। अगर लेविन वास्तव में बड़े पैमाने पर जादू के हमले के लिए शक्ति इकट्ठा कर रहा था, तो बस इंतजार करना व्यर्थ होगा। PSI, कृपया मेरे प्यारे पाठकों को चेज रीडिंग देते रहें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। PS2, मासिक टिकटों के लिए 4,47,257 और बिग डेविल लिटिल जू को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को प्यार। अध्याय 45, अध्याय 44, रेड मून क्रॉस / और डबल ब्लेड कंटिन्यूअस / सीकिंग चेज रीडिंग। अनुवादक 54,96,90,339। इस बीच कहीं और कांटेदार जंगल की गहराई में 3 काले व्यक्ति जंगल में भाग रहे थे, कभी कभी अपने पीछे देखते हुए। यह महसूस करने के बाद कि उनके पीछे कोई हलचल नहीं है, तीनों धीरे धीरे धीमे हो गए। साजिश विफल हो गई होगी। आथा को हमारे छिपने की जगह भी पता है। ये संभव है कि विसेंट और नोलन ने संगठन को धोखा दिया हो, लानत है। लेविन, उस बूढ़े आदमी ने मुझे वह इनाम नहीं दिया जो उसने वादा किया था। उनमें से एक बोला, उसका चेहरा उदास था, उसका स्वर क्रोध और अनिच्छा से भरा था। इनाम के बारे में भूल जाओ, यह एक सवाल है कि क्या लेविन बच पाएगा। मैंने उसे बहुत पहले बताया था कि गोल्डन लान परिवार को संभालना इतना आसान नहीं है, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। वह मरने लायक है। एक और आवाज़ गूंजी, उसका लहजा जटिल था। अच्छा हुआ, एक बेकार आदमी जिसने अपनी पूरी जिंदगी ध्यान तकनीक का अभ्यास किया है और अभी भी लेवल 1 विजार्ड अप्रेंटिस है, उसे ब्लैक रोब सीकर क्लब का नेतृत्व करने की क्या योग्यता है? आथा को रोकने में हमारी मदद करना बेहतर होगा। ये कहने के बाद उस व्यक्ति ने पीछे देखा, उसका दिल थोड़ा कांप रहा था। ये देखने के बाद कि कोई भी नहीं आया है, उसने राहत की सांस ली। चलो जल्दी से चलते हैं, यहाँ भी सुरक्षित नहीं है। हमें जितनी जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए। अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो हम कल तक सुदूर पूर्व क्षेत्र से बाहर हो जाएंगे। जैसे ही उसके शब्द निकले, उन तीनों ने फिर से अपनी गति बढ़ा दी। लेकिन जैसी कि उम्मीद थी, चीजें योजना के अनुसार नहीं हुईं। अगले ही पल अप्रत्याशित हुआ। मुझे डर है कि तुम लोग नहीं जा पाओगे। रात के अंधेरे में एक बेहद धीमी आवाज गूंजी। नाइट स्किल, शॉकवेव / एक चमकती नीली रोशनी गुजरी, जैसे एक सिर उड़ गया हो। काली रात में ताजे खून के बहने की आवाज एकदम साफ थी। यह एक घात है। नीली रोशनी के चमकने के तुरंत बाद ही बाकी 2 लोगों की प्रतिक्रियाएं बहुत तेज थीं, उन्हें एहसास हो गया। 0 रिंग मैजिक, शैडो बॉल, 0 रिंग मैजिक, शैडो का हाथ। लगभग तुरंत ही 2 मंत्र एक के बाद एक उस छायादार जगह की ओर लुढ़के जहां से हमला शुरू हुआ था। एक सिर को काटने के बाद एल्म ने अपने इरादे नहीं छिपाए। उसके हाथ में नाइट तलवार घूमी और उसके चारों ओर एक चमकदार नीली हवा का प्रवाह फूट पड़ा। मर जाओ। जादू के खिलाफ जरा भी रक्षात्मक मुद्रा के बिना एल्म ने 2 मंत्रों का जमकर सामना किया। उसकी नाइट तलवार उसके सामने मौजूद 2 लोगों की ओर वार कर रही थी। जब मंत्र एल्म के शरीर से टकराए तो एक तेज आवाज गूंजी। जादू करने वाले 2 जादूगर प्रशिक्षुओं की आंखों में पागलपन की एक लकीर चमक रही थी। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कोई इतना मूर्ख होगा जो अपने शरीर से जादू को रोक सकता है। हालांकि जो उन्होंने नहीं देखा वह एल्म के चेहरे पर ठंडा तिरस्कार और मजाक था। एल्म की तलवार ने उनकी ओर वार नहीं किया, क्योंकि उनके लिए घातक प्रहार एल्म का उनके मंत्रों को लेकर किया गया हताशापूर्ण हमला नहीं था। यह उनके पीछे से आ रहा था। नाइट स्किल, क्रिम्सन मून क्रॉस / एक चमकदार लाल रोशनी ने कांटेदार जंगल को रोशन कर दिया। ये प्रहार घातक था। एल्म के हताश व्यवहार और उस शब्द मरने ने उन्हें अपनी पीठ के बारे में बिल्कुल भी सावधान नहीं किया था। इसलिए जब उन्होंने पीछे से एक तेज हवा महसूस की तो बहुत देर हो चुकी थी। वे इतने कम समय में अपने आध्यात्मिक सागर में अंकित जादू का उपयोग करने में असमर्थ थे। निस्संदेह वे जमीन पर कीमा बनाकर गिर गए थे, लेकिन विलियम, जिसने ये हमला किया था, ने खुशी के कोई संकेत नहीं दिखाए। वास्तव में उसने जमीन पर पड़े कीमा की ओर देखा तक नहीं।
इसके बजाय उसने भौहें सिकुड़ी और बोला, वास्तव में हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। अगर हम उनका सामना भी करते तो भी उनके पास प्रतिरोध करने की क्षमता नहीं होती। ये बहुत जोखिम भरा था। बोलते बोलते विलियम एल्म के करीब आ गया और उसे उठाने में मदद की। जादूगर के जादू की शक्ति विस्मयकारी होती है और जादूगर के प्रशिक्षु का जादू भी उससे कम नहीं होता। सामान्य परिस्थितियों में एक महान शूरवीर भी अपने शरीर से जादू का विरोध करने की हिम्मत नहीं करेगा। उनकी पिछली चर्चाओं में यह शामिल नहीं था, लेकिन विलियम ने दावा किया कि वह इसके आदी हैं। वास्तव में एल्म ने बेपरवाही से आगे बोलना शुरू किया, क्या ये सबसे तेज तरीका नहीं है? इसके अलावा मैं घायल नहीं हूं। एल्म ने चुपके से एक और ताज़ा खून निगल लिया। उसका चेहरा उदासीनता से भरा हुआ था। ये देखकर विलियम अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। आपकी नाक से खून बहने वाला है, फिर भी आप दावा करते हैं कि आपको कोई चोट नहीं लगी है। हालांकि विलियम ने एल्म को उसके झांसे में नहीं आने दिया, क्योंकि वह जानता था कि उसका दोस्त कितना जिद्दी हो सकता है। दूसरी ओर मिल्टन चेनी इस समय काफी अजीब महसूस कर रहे थे। हाँ, अजीब, क्योंकि पानी की जांच करने के बाद उसने पाया कि यह जादूगर प्रशिक्षु उसकी कल्पना से अलग लग रहा था। वह कल्पना से अधिक शक्तिशाली नहीं था, न ही वह कोई शक्तिशाली जादू बचा रहा था। इसके बजाय वह बहुत कमजोर लग रहा था। क्या ये लेवल 2 जादूगर प्रशिक्षु हो सकता है? लेवल 2 जादूगर प्रशिक्षु इतना कमजोर कैसे हो सकता है? मिल्टन द्वारा किया गया आर्मर स्प्लिटिंग स्लैश लेवन से बाल बाल बच गया, जो चकमा देते हुए कुछ हद तक घबरा गया था। इस बिंदु पर लेवन बेहद असहज लग रहा था। उसे लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसे यकीन था कि उसके सामने वाला व्यक्ति आथ नहीं था, और जो व्यक्ति आथ नहीं था वह भी कोई अजनबी नहीं था। ये वर्नोन वेस्ले था, जिसे वे किसी भी तरह से मारने की कोशिश कर रहे थे। वर्नोन एक महान शूरवीर है। ये कैसे संभव है? लेवन को लगा कि उसके पिछले कुछ दशकों के अनुभव को पलट दिया गया है। जिस क्षण वर्नोन ने खुद को प्रकट किया और उस पर हमला किया, लेवन को लगा कि वह जिस दुनिया को जानता था वह बदल गई है। विसेंट और नोलन की विफलता अब समझ में आ गई। लानत है, एक ग्रैंड नाइट पर घात लगाने की कोशिश करना जो पहले से तैयार था, सफलता एक चमत्कार होगी। जीरो रिंग मैजिक, हैंड ऑफ शैडो। एक बार फिर लेवन के जादुई हमले से बचते हुए मिल्टन अब पूरी तरह आश्वस्त था। उसे यकीन था कि उसके सामने जादूगर प्रशिक्षु कमजोर होने का नाटक नहीं कर रहा था, बल्कि वास्तव में कमजोर था। तो मैं पतली हवा के साथ बुद्धि और ताकत की लड़ाई में शामिल हो रहा हूं। यह महसूस करते हुए मिल्टन कुछ हद तक अचंभित था। आप जैसे लेवल 1 जादूगर प्रशिक्षु अपने साथियों के साथ क्यों नहीं भागेंगे और इसके बजाय अजेय होने का नाटक करते हुए अपनी जमीन पर खड़े रहेंगे? अब जब सैकड़ों डार्क गार्ड आपको घेर रहे हैं, तो मेरे साथ एक ग्रैंड नाइट के साथ भी आप शायद बच नहीं सकते। इसके अलावा मैंने अभी जो सिग्नल फ्लेयर लॉन्च किया है वह दिखावे के लिए नहीं था, अर्थात जल्द ही आ जाना चाहिए। तो आपका खेल क्या है? क्या आप मौत को दावत दे रहे हैं? मिल्टन को अपने दिल में थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि उसके सांसारिक अनुभव के बावजूद उसे बेवकूफ़ बनाया गया था। लेकिन सिर्फ थोड़ी सी। आखिरकार इस जादूगर प्रशिक्षु का दिखावा इतना भरोसेमंद था कि उसे वाकई लगा कि वह किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से निपट रहा है। अगले ही पल मिल्टन ने पूरी ताकत लगा दी और आसपास के डार्क गार्ड्स को हमले में शामिल होने का संकेत दिया। डार्क गार्ड्स अब तक लेवन को घेर रहे थे, लेकिन मिल्टन के निर्देशों के अनुसार उस पर हमला नहीं कर रहे थे। आखिरकार मिल्टन को नहीं पता था कि यह जादूगर प्रशिक्षु शुरू में कितना शक्तिशाली था और वह स्वेच्छा से क्वासी नाइट्स के एक समूह को उनकी मृत्यु के लिए नहीं भेजेगा। अब जब वह जानता था कि यह जादूगर प्रशिक्षु केवल शक्तिशाली होने का दिखावा कर रहा था, लेकिन वास्तव में शक्तिशाली नहीं था, तो स्वाभाविक रूप से उसे कोई चिंता नहीं थी। नाइट स्किल बर्स्ट, नाइट स्किल बल एज्ड कंटिन्यूअस स्लैश। मिल्टन के चारों ओर एक सुनहरी हवा का प्रवाह फूट पड़ा, जो अंततः उसके हाथों और लायनहॉर्ट तलवार पर घूम गया। लेवन इस हमले को रोक नहीं सका। सुनहरी रोशनी की एक चमक अंधेरी रात में बेहद स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। साथ ही सुनहरी रोशनी की इस चमक ने हवा में खून की कई बूंदें उड़ा दीं। अध्याय 46, अध्याय 45, कुल विनाश, सीकिंग चेज रीडिंग। अनुवादक 54,96,90,339। लेवन की निगाहें अचानक कुछ हद तक स्तब्ध हो गईं। उसका गला कटा हुआ था, उसे लगा कि हवा उसके मुंह में घुस रही है। वह ताज़ा खून बहता हुआ महसूस कर सकता था। वह जानता था कि इस समय उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अपनी मृत्यु से पहले उसकी आंखों के सामने कई चीजें तैर रही थीं, जैसे कि एक के बाद एक कई प्रकाश पर्दे फिसल रहे हों। दशकों पहले वह अपने साथियों के साथ जादूगर महाद्वीप के लिए जहाज पर सवार हुआ था। उस समय उसके मूल इरादे क्या थे? शायद ये सिर्फ युवावस्था की भावना थी। और अब उसके साथियों के बारे में क्या? कुछ लोग जादूगर महाद्वीप पर हमेशा के लिए रह गए, जबकि अन्य भी उपमहाद्वीप पर मर गए।
ऐसा लग रहा था कि वह उस समूह का एकमात्र बूढ़ा साथी था जो जादूगर महाद्वीप में गया था और अभी भी जीवित है। अब क्या मैं मरने जा रहा हूँ? लेविन के दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी और बाद वाला विचार उसके पूरे दिमाग को खा रहा था। अंत में उसने अनिच्छा से अपनी आंखें बंद कर लीं। वह अपनी आंखें खोलकर नहीं मरा। इसके विपरीत ग्रैंड नाइट चेनी के हाथों मरना, जो केवल 18 वर्ष का था, एक सभ्य अंत हो सकता था। उसने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना जो 18 वर्ष की आयु में ग्रैंड नाइट बन गया हो। लेकिन वह अभी इस दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। अगले ही पल अंतहीन डार्क गार्ड्स नाइट की तलवारें तुरंत लेविन के शरीर में घुस गईं। लेविन जमीन पर गिर गया और फिर कभी खड़ा नहीं हो सका। लेविन को देखते हुए, जो जमीन पर गिर गया था और फिर कभी खड़ा नहीं हो सका, चेनी की आंखें शांति से भर गईं। लेविन को तीसरा जादूगर प्रशिक्षु माना जा सकता है जिसे चेनी ने इस दुनिया में आने के बाद युद्ध के मैदान में मारा था। लेकिन चेनी को पता था कि लेविन निश्चित रूप से आखिरी नहीं होगा। उसके दिल में कोई अजीब भावनाएं नहीं थीं। इसके विपरीत इस समय चेनी का मूड एक गहरे, शांत तालाब की तरह शांत था। ये दुनिया ऐसी ही है जहां जंगल का कानून लगभग हर किसी पर हावी है। कुलीनों को नागरिकों से अधिक कुलीन होना चाहिए और जादूगरों को दूसरों से ऊपर होना चाहिए। चेनी के पास उस वर्ग अवधारणा को उखाड़ फेंकने की शक्ति नहीं थी जो हर किसी में व्याप्त है, न ही वह इसे उखाड़ फेंकना चाहता था। अगर वह आज ग्रैंड नाइट नहीं होता, बल्कि एक साधारण आधिकारिक नाइट होता, तो वह शायद वह होता जो फिर कभी खड़ा नहीं हो पाता। पिताजी, आथा को देखते हुए, जो भारी कदमों से उसके पास आ रहा था, चेनी ने थोड़ा झुककर कहा। अर्लाथ वास्तव में कुछ समय से यहाँ थे, लेकिन जब उन्होंने चेनी और लेविन की लड़ाई देखी तो उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। हम बहुत बढ़िया, अर्लाथ ने धीरे से कहा, उनके स्वर में संतुष्टि की झलक थी। अगले ही क्षण अर्लाथ ने फिर से कहा, विलियम और एल्म दोनों कांटेदार जंगल में छिपे हुए हैं। यह उन 3 स्थानों में से एक है जहां से सुदूर पूर्व की राजधानी से बाहर निकलने के रास्ते में किसी को गुजरना ही चाहिए। हो सकता है कि अब तक वे अपना मिशन पूरा कर चुके हों। अर्लाथ की बात सुनकर चेनी ने सिर हिलाया। उन्होंने स्वाभाविक रूप से इसे समझ लिया, क्योंकि अर्लाथ ने विलियम और एल्म को दिए गए अपने आदेशों को उनसे पहले नहीं छिपाया था। वास्तव में अर्लाथ के ये शब्द बोलते ही चेनी ने रात के अंधेरे में कांटेदार जंगल से 2 आकृतियां निकलती देखीं। वे विलियम और एल्म थे। विलियम अपने हाथों में 2 सिर पकड़े हुए था, साथ ही एल्म के हाथों में 1 सिर। ये वही 3 थे जो बच गए थे। ये दृश्य देखकर चेनी ने आखिरकार राहत की सांस ली। चेनी द्वारा मारे गए 2 लोगों के अलावा विलियम और एल्म द्वारा रोके गए 3 लोग और चेनी की हत्या करने की कोशिश करने वाले 2 लोग, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके साथ ही ब्लैक रोब सीकर्स क्लब के सभी 7 विजार्ड प्रशिक्षु जो सुदूर पूर्व क्षेत्र के मुख्य क्षेत्र में घुस आए थे, पूरी तरह से नष्ट हो गए। और गोल्डन लान परिवार का नुकसान 0 के करीब है। एल्म की मामूली चोट को छोड़कर गोल्डन लान परिवार या डार्क गार्ड में से किसी की भी जान नहीं गई। सभी 7 जादूगर प्रशिक्षु प्रतीत होने वाले गिरते हुए गोल्डन लान परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए। गोल्डन लान परिवार ने बमुश्किल कोई कार्रवाई की, लेकिन मिल्टन चेनी ने अपने दिल में समझ लिया कि ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि गोल्डन लान परिवार असाधारण रूप से मजबूत था। गोल्डन लान परिवार के शक्तिशाली होने के बावजूद इसका मुख्य कारण ब्लैक रोब सीकर्स क्लब की कमजोरी थी। इतना कमजोर कि इसे जादूगर संगठन कहलाने का हक नहीं है। किसी भी जादूगर महाद्वीप पर सबसे कमजोर जादूगर संगठन में कम से कम एक लेवल 3 जादूगर प्रशिक्षु होना चाहिए, अन्यथा इसे कभी भी खत्म किया जा सकता है। एक लेवल 3 जादूगर प्रशिक्षु आसानी से पूरे गोल्डन लान परिवार को नष्ट कर सकता है। हालांकि ब्लैक रोब सीकर्स क्लब में कोई लेवल 2 जादूगर प्रशिक्षु नहीं है। जो लोग लेवल 2 विजार्ड अप्रेंटिस बनने की सबसे अधिक संभावना रखते थे, उन्हें विलियम और चेनी ने फार ईस्ट सिटी में मार दिया। इसलिए इस लड़ाई में शानदार जीत के बावजूद चेनी के दिल में अभी भी विजार्ड के लिए कोई तिरस्कार नहीं था। इसके विपरीत विजार्ड बनने का उनका इरादा और भी मजबूत हो गया है। मास्टर, यंग मास्टर, तीनों विजार्ड अप्रेंटिस जो कांटेदार जंगल से गुजरे थे, उनका सिर काट दिया गया है। विलियम और एल्म आथा और चेनी के स्थान के पास पहुंचे, जमीन पर लेविन को देखा और धीरे से बोले। आथा ने सिर हिलाया, उसकी नज़र कुछ सेकंड के लिए विलियम और एल्म के हाथों में पकड़ी हुई खोपड़ियों पर टिकी रही। डार्क गार्ड को इन विजार्ड अप्रेंटिस की लाशों को संभालने दें, उन्हें साफ सुथरा जला दें और अवशेषों को बिखेर दें। अर्लाथ ने उदासीनता से कहा। विलियम और एल्म ने अपने हाथों में खोपड़ियां डार्क गार्ड को सौंप दी, फिर जंगल में गहरे जादूगर प्रशिक्षुओं की लाशों की ओर इशारा किया। डार्क गार्ड ने कार्रवाई शुरू कर दी, केवल चेनी और अन्य 3 को पीछे छोड़ दिया। चलो अब एस्टेट में वापस चलते हैं और अगले कुछ दिनों तक हाई अलर्ट पर रहते हैं। कौन जानता है कि ब्लैक रॉब सीकर्स क्लब के पास कोई और चाल है या नहीं। हालांकि अर्लाथ को पता था कि ब्लैक रॉब सीकर्स क्लब के पास खेलने के लिए शायद कुछ नहीं बचा है, फिर भी उसने निर्देश दिए। उन तीनों ने सिर हिलाया और फिर एक के बाद एक चले गए।
एस्टेट में वापस जाते समय चेनी ने अपने मंदिरों को हल्के से रगड़ा। क्या मुझे आज देर तक जागने के लिए मजबूर किया गया था? अच्छे मूड में चेनी ने एक बार खुद से मजाक में कहा। हालांकि उसे बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हुई। एक ग्रैंड नाइट बिना सोए 3 दिन और रात के बाद भी पूरी तरह ऊर्जावान रह सकता है। बस चेनी को हर दिन एक निश्चित समय पर सोने की आदत थी, इसलिए वह थोड़ा अपरिचित था। बेशक अगर वह एक जादूगर प्रशिक्षु बन जाता तो उसे सोने की चिंता करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जादूगर प्रशिक्षु नींद की जगह ध्यान तकनीक का इस्तेमाल कर सकते थे। हालांकि एस्टेट में अपने कमरे में लौटने के बाद पहली बार चेनी को नींद नहीं आ रही थी। इतनी जल्दी मरम्मत कर दी गई। चेनी कुछ हद तक हैरान था। अपने कमरे में प्रवेश करते ही उसने सहज रूप से उस दीवार पर नजर डाली जिसे आथ ने तोड़ दिया था। दीवार, जिसमें पहले एक बड़ा छेद था, अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। हालांकि करीब से जांच करने पर कुछ अंतर देखा जा सकता था। तेल का दीपक जलाकर बिस्तर पर लेटते हुए चेनी ने अपने बगल में किंगडम क्रॉनिकल्स उठाया। इस दुनिया में ज्यादा मनोरंजन नहीं था और उपन्यास जैसी किताबें समय बिताने का एक अच्छा तरीका माना जाता था। स्विश स्विश। इस शांत कमरे में किताब के पन्नों को पलटने की आवाज असाधारण रूप से स्पष्ट थी। इस पल चेनी को ऐसा लगा जैसे वह अपने पिछले जीवन में वापस आ गया है, अपने कंबल के अंदर वेब उपन्यास पढ़ने के लिए देर रात तक जागता रहता है। अध्याय 47, अध्याय 46, बैंगनी कांटे का फूल और राज्य की यात्रा। सीकिंग चेज रीडिंग। अनुवादक 54,96,90,339। एक अज्ञात रहस्यमय गहरे पहाड़ में एक महल के भीतर एक विशाल गोल मेज के सामने अनगिनत सीटों में से सिर्फ 4 पर लोग बैठे हैं। इन 4 लोगों के चेहरे निस्संदेह बहुत बदसूरत थे। लेविन। मेज पर बैठे एक व्यक्ति की ओर से गुस्से में लगभग दांत पीसने जैसी आवाज आई। ये सिर्फ 4 लोग थे जो लेविन के कार्यों से सहमत नहीं थे। लेविन द्वारा शुरू किए गए मतपत्र में ये 4 लोग थे जिन्होंने इसके खिलाफ मतदान किया था। और अब ब्लैक रॉब सीकर्स क्लब के जो कुछ भी बचे हैं वे ये 4 लोग हैं। वे गोल्डन लान परिवार से नफरत नहीं करते थे, बल्कि लेविन के प्रति उनकी दुश्मनी उमड़ रही थी। क्या आप अपनी क्षमताओं को नहीं जानते? अगर गोल्डन लॉयन परिवार से निपटना वाकई इतना आसान होता तो ब्लैक रोब सीकर्स क्लब इतने सालों तक बेकार नहीं पड़ा होता। अब ये खत्म हो चुका है। संगठन, जिसमें मूल रूप से कुछ जादूगर प्रशिक्षु थे, ने अपनी 2/3 ताकत खो दी है। अब कुछ भी कहने में बहुत देर हो चुकी है। भले ही आप लेविन से नफरत करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वह मर चुका है। एक और आवाज गूंजी। पिछले व्यक्ति की तुलना में इस व्यक्ति का स्वर बहुत शांत था, हालांकि उसका चेहरा बहुत बुरा लग रहा था। अच्छा हुआ, अगर वह नहीं मरा तो मैं उसे खुद मार डालूंगा। वह अपने भले के लिए बहुत घमंडी था, यहाँ तक कि उसने संगठन का जादुई उपकरण भी खो दिया। उस आदमी का स्वर निराशा से भरा था। वह एक जादुई उपकरण था। यह उन सभी के जीवन से भी अधिक मूल्यवान था और अब यह उस मूर्ख लेविन की वजह से खो गया। बस बात करना बंद करो। अब से गोल्डन लॉयन परिवार के खिलाफ सभी कार्रवाई बंद करो। अचानक एक निर्णायक आवाज सुनाई दी। इस आवाज के पीछे का व्यक्ति मुलेन था। इस बीच गोल्डन लॉयन परिवार के मुख्य क्षेत्र में 1 महीने से ज्यादा समय बिना किसी असामान्य घटना के बीत गया। ब्लैक रॉब सीकर्स क्लब से अपेक्षित प्रतिशोध नहीं हुआ, जिससे मिल्टन चेनी को अपनी छोटी सी संपत्ति में वापस जाने का मौका मिल गया। मिल्टन का जीवन अपनी पिछली शांति में लौट आया। चूंकि ब्रीदिंग तकनीक में सुधार नहीं हुआ, इसलिए मिल्टन ने नाइट स्किल्स में महारत हासिल करने के लिए अपने प्रयासों को समर्पित कर दिया। वास्तव में उसका शरीर एक नाइट की सीमा तक पहुंच गया था, लेकिन मिल्टन ने पाया कि नाइट स्किल्स में उसकी प्रतिभा कमजोर नहीं थी। विलियम, तुम यहाँ क्यों हो? प्रशिक्षण मैदान से एस्टेट में लौटते हुए मिल्टन ने विलियम को एस्टेट के भीतर खड़ा पाया, जो उसका इंतजार कर रहा था। वह कुछ हद तक हैरान था क्योंकि उसने 1 महीने से विलियम को नहीं देखा था। चूंकि मिल्टन एक ग्रैंड नाइट बन गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे अब विलियम के संरक्षण की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा विलियम गोल्डन लॉयन परिवार के कारोबार के एक हिस्से के लिए जिम्मेदार था और स्वाभाविक रूप से मिल्टन की तरह खाली समय नहीं दे सकता था। युवा मास्टर, वार्षिक शिकार दिवस निकट आ रहा है। आपके पिता ने मुझसे पूछा कि क्या आप रुचि रखते हैं। मिल्टन को वापस आते देख विलियम बोला। शिकार दिवस? मिल्टन चौंक गया। वह हाल ही में कई चीजों में बहुत व्यस्त था और इस आयोजन के बारे में भूल गया था। वास्तव में ऐसा लग रहा था कि वार्षिक शिकार दिवस शुरू होने का समय आ गया है। हालांकि वह पहले शिकार दिवस में कुछ हद तक रुचि रखता था, लेकिन दूसरे शिकार दिवस के बारे में उसने सारी रुचि खो दी थी। मिल्टन ने एक पल के लिए चिंतन करने का नाटक किया। फिर उसने कहा, कृपया मेरे पिता को बता दें कि मैं इस साल के शिकार दिवस में भाग नहीं लूंगा। मिल्टन के शब्दों को सुनकर विलियम आश्चर्यचकित नहीं हुआ। एक ग्रैंड नाइट के रूप में मिल्टन स्वाभाविक रूप से शिकार दिवस जैसे आयोजन में रुचि नहीं ले सकता था, जो बच्चों का खेल अधिक था।
इसके अलावा गोल्डन लान परिवार पहले भी कई बार शिकार दिवस पर नहीं जा सका था, इसलिए मिल्टन के न जाने से कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही उसने सिर हिलाया और बोलना जारी रखा। मालिक को पता है कि आप इस शिकार दिवस में भाग नहीं लेंगे, इसलिए उन्होंने आपको उनसे मिलने के लिए कहा है। शायद उन्हें आपसे कुछ कहना है। मेरे पिता मुझे ढूंढ रहे हैं। ठीक है, मैं समझ गया। विलियम के शब्दों को सुनकर मिल्टन चेनी ने सहजता से उत्तर दिया। वह इस बारे में अनिश्चित था कि अर्लाथ क्या चाहता था, लेकिन उसे संदेह था कि शायद इसका पारिवारिक व्यवसाय से कुछ लेना देना था। चूंकि ब्लैक रॉब सीकर्स क्लब से खतरा गायब हो गया था, इसलिए अर्लाथ को मिल्टन द्वारा पारिवारिक व्यवसाय को अपने दम पर प्रबंधित करने से आश्वस्त होना चाहिए। ये पिछले कई सिमुलेशन से स्पष्ट था। हालांकि वह वास्तव में तभी समझ पाएगा जब वह अर्लाथ से मिलेगा। अटकलें व्यर्थ थीं। संदेश देने के बाद विलियम ने जाने से पहले मिल्टन के साथ कुछ और शब्दों का आदान प्रदान किया। मिल्टन अपनी छोटी सी संपत्ति में लौट आया, अपना कवच उतार दिया और एक लबादा पहन लिया। फिर वह नहाने के लिए परिवार के स्नानघर में गया, क्योंकि वह अभी अभी प्रशिक्षण मैदान से लौटा था और उसका शरीर चिपचिपा लग रहा था। नहाने के बाद मिल्टन ने नए कपड़े पहने और गोल्डन लॉयन एस्टेट की ओर चल पड़ा। इन दिनों अर्लाथ हमेशा गोल्डन लॉयन एस्टेट के मुख्य क्षेत्र के अंदर रहता था, शायद ही कभी बाहर निकलता था। ऐसा ब्लैक रॉब सीकर्स क्लब की ओर से किसी भी घात को रोकने के लिए किया गया था। सौभाग्य से ब्लैक रॉब सीकर्स क्लब के लोग समझदार थे। एक बड़ी हार झेलने के बाद उन्होंने गोल्डन लॉयन परिवार को फिर से परेशान नहीं किया था। गोल्डन लॉयन एस्टेट पहुंचने पर मिल्टन ने आंगन में अर्लाथ को देखा। अर्लाथ आंगन में कई गमलों में पानी डाल रहा था। ये किस तरह का फूल है? मुझे याद नहीं है कि मैंने 1 महीने पहले यहाँ ये गमले देखे थे। अर्लाथ के करीब जाकर मिल्टन ने पूछा। गमलों में बैंगनी फूलों को देखकर उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसे यकीन था कि ये गमले पहले वहां नहीं थे, और उसके पिता अर्लाथ को पौधों को पानी देने का शौक कब से हुआ। मिल्टन, तुम आ गए हो। ये पर्पल थॉर्न्स फूल हैं, जो गोल्डन लान सीक्रेट मेडिसिन का मुख्य घटक है। ये फूल सिर्फ इसी महीने खिलते हैं। मैं अपने खाली समय में पानी देने के लिए जड़ी बूटी के बगीचे से कुछ फूल लाया हूँ। मिल्टन को देखकर आर्थ ने एक सौम्य मुस्कान के साथ जवाब दिया। मिल्टन को यह नहीं पता था कि उसके पिता अर्लाथ मास्टर लेवल के माली हुआ करते थे, लेकिन मिल्टन की मां की मृत्यु के बाद से आर्थ की बागवानी में रुचि खत्म हो गई थी। हालांकि जब से मिल्टन ग्रैंड नाइट बने हैं, आर्थ की कुछ बंदिशें हट गई हैं। तुमने विलियम को देखा है न? हाँ, विलियम ने कहा था कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो पिताजी। वास्तव में ब्लैक रॉब सीकर्स क्लब से खतरा बहुत कम हो गया है। तुम्हें हर समय एस्टेट में छिपने की जरूरत नहीं है, तुम अब बाहर जा सकते हो। ये शब्द सुनकर मिल्टन ने अर्लाथ की ओर देखा, ये जानते हुए कि उसके पिता के पास कहने के लिए और भी कुछ है। जैसी कि उम्मीद थी, अर्लाथ ने हल्की मुस्कान के साथ बात शुरू की। मिल्टन, क्या तुम फ्रॉस्टविंटर किंगडम के बारे में जानते हो? ये सुनकर मिल्टन ने अपना सिर हिलाया। हालांकि उसके पास राज्य के बारे में बहुत सारी यादें थीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह पूरे फ्रॉस्टविंटर किंगडम को समझता था। क्या तुम राज्य के चारों ओर घूमने में रुचि रखते हो? राज्य के चारों ओर घूमना? मिल्टन के अंदर एक झटका सा दौड़ गया। यह उसके पिछले सिमुलेशन से अलग था। मिल्टन राज्य के चारों ओर घूमने से अपरिचित नहीं था। उसकी यादों में उसके भाई निकोलस ने ऐसा किया था, लेकिन राज्य के चारों ओर घूमना कोई मामूली बात नहीं थी। फ्रॉस्टविंटर किंगडम में बड़े परिवारों के कई वारिस वयस्क होने के बाद कुछ वर्षों के लिए पूरे राज्य में घूमना चुनते हैं। लेकिन अभी क्या ये बहुत जल्दी नहीं था? अध्याय 48, अध्याय 47, हम कब जा रहे हैं? सीकिंग चेज रीडिंग। अनुवादक 54,96,90,339। क्या ये बहुत जल्दी है? मिल्टन चेनी ने धीरे से कहा। वह राज्य का दौरा करने के विचार का विरोध नहीं कर रहा था, न ही वह डर रहा था। एक ग्रैंड नाइट के रूप में मिल्टन को विश्वास था कि राज्य में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो उसे धमका सकते हैं। पूरे फ्रॉस्टविंटर किंगडम में केवल कुछ ही ग्रैंड नाइट थे। उसे लगा कि यह बहुत जल्दी है, क्योंकि फ्रॉस्टविंटर किंगडम में बड़े परिवारों के बच्चे आमतौर पर वयस्क होने के बाद ही राज्य का दौरा करना चुनते हैं। फ्रॉस्टविंटर किंगडम में वयस्कता को 20 वर्ष की आयु के रूप में परिभाषित किया गया था, और वर्तमान में मिल्टन केवल 18 वर्ष का था। आप कह रहे हैं कि आप बहुत छोटे हैं, है न? क्या आपने कभी सोचा है कि 18 वर्ष की आयु में दूसरे क्या कर रहे थे? उनकी तुलना आपसे नहीं की जा सकती। क्या आपको लगता है कि 18 वर्ष की आयु में हर कोई आपकी तरह ग्रैंड नाइट बन जाता है? अर्लाथ को अच्छी तरह पता था कि मिल्टन के दिमाग में क्या चल रहा है, इसलिए उन्होंने कुछ हद तक चिढ़ाने वाले अंदाज में बात की। मिल्टन उनकी नज़र में एक अनकट जैद रत्न की तरह थे। भले ही मिल्टन पहले से ही एक ग्रैंड नाइट थे, अर्लाथ अभी भी उन्हें कच्चा जैद मानते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका मानना था कि मिल्टन का भविष्य ग्रैंड नाइट होने से कहीं ज्यादा है।
18 साल का ग्रैंड नाइट, क्या असाधारण नाइट टैलेंट। एक महाकाव्य नाइट का क्षेत्र सभी शूरवीरों के लिए एक दुर्गम खाई की तरह लग सकता है, लेकिन उन प्रतिभाशाली प्रतिभाओं के लिए ये गहराई सिर्फ एक बाधा है जिसे वे आसानी से तोड़ सकते हैं। अर्लाथ का मानना था कि मिल्टन उन प्रतिभाशाली प्रतिभाओं में से एक थे और उन्हें नहीं लगता था कि मिल्टन एक महाकाव्य नाइट नहीं बन सकते। हालांकि अगर मिल्टन को उनके विचारों के बारे में पता चला तो उन्हें थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो सकती है। आखिरकार वह अपनी स्थिति को अच्छी तरह से जानते थे। वह एक प्रतिभाशाली प्रतिभा होने से बहुत दूर थे। अगर उन्हें खुद को परिभाषित करना होता तो उन्हें सबसे अच्छा एक साधारण प्रतिभा माना जा सकता था। वास्तव में अर्लाथ के पास मिल्टन को राज्य का दौरा करवाने के अपने स्वार्थी कारण थे। अगर मिल्टन सिर्फ एक आधिकारिक नाइट होते तो वे इस बात से सहमत नहीं होते, भले ही मिल्टन ही राज्य का दौरा करने का प्रस्ताव रखते। वे चाहते कि मिल्टन पहले परिवार की कुछ संपदाओं का प्रबंधन करें और मिल्टन के वयस्क होने तक यात्रा को स्थगित रखें। लेकिन अब मिल्टन पहले से ही एक ग्रैंड नाइट थे। उनका मानना था कि राज्य में बहुत कम लोग थे जो मिल्टन को धमका सकते थे। यही वजह है कि उन्होंने यह विचार किया। एक और कारण था, वह ये कि उन्हें अपने सबसे बड़े बेटे निकोलस की स्थिति के बारे में पता था। उन्हें समझ में आ गया था कि परिवार की हर चीज़ को अंततः मिल्टन को सौंपना पड़ सकता है, लेकिन कुलीन पदवी और परिवार को विरासत में पाने के लिए राज्य का दौरा करना अपरिहार्य था। आखिरकार कोई व्यक्ति अपने राज्य को समझे बिना पूरे परिवार को ठीक से कैसे नियंत्रित कर सकता है। अर्लाथ बस इस प्रक्रिया को तेज करना चाहते थे, और जबकि मिल्टन अर्लाथ के सभी विचारों को नहीं समझ पाया, वह जानता था कि उसके पिता चाहते थे कि वह राज्य का दौरा करे। इसलिए अब उसके सामने दो विकल्प थे, जाना या न जाना। अर्लाथ की उम्मीद भरी आंखों में देखते हुए मिल्टन ने सोचा, राज्य का दौरा करने के अपने फायदे थे और एस्टेट में रहने के भी। राज्य का दौरा करने से उसके क्षितिज का विस्तार हो सकता था, जिससे वह इस दुनिया को सही मायने में समझ सकता था। इस दुनिया में आने के बाद मिल्टन ने अपना अधिकांश समय गोल्डन लान परिवार के सुदूर पूर्वी क्षेत्र में बिताया था, लेकिन एस्टेट में रहने से स्थिरता मिलेगी। ब्लैक रॉब सीकर्स क्लब के खतरे के अब मौजूद न होने के कारण महीने में एक बार सिमुलेशन उसे रहस्यमय विजार्ड पथ में वास्तव में झांकने की अनुमति दे सकता है। कुछ सोचने के बाद मिल्टन ने आखिरकार अपना सिर हिलाया। हम कब निकलेंगे? इस महीने। मिल्टन के शब्दों को सुनकर अर्लाथ ने जोरदार तरीके से जवाब दिया। मिल्टन ने अंततः राज्य का दौरा करने का फैसला किया क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि वे विचार की भ्रांति में पड़ गए हैं। एस्टेट में रहने से उन्हें अनुकरण करने की अनुमति मिली, लेकिन राज्य का दौरा करने से भी उन्हें अनुकरण करने की अनुमति मिली। सिम्युलेटर यहाँ बंधा हुआ नहीं था। अगर वह यहाँ नहीं होता तो ये काम करना बंद नहीं करता। अगर सिम्युलेटर वास्तव में एक स्थान से बंधा होता तो स्वाभाविक रूप से मिल्टन तब तक बाहर नहीं निकलता जब तक कि वह अजेय न हो जाए। लेकिन उसका सिम्युलेटर हर जगह इस्तेमाल किया जा सकता था। राज्य का दौरा करने से उसके सिमुलेशन में बाधा नहीं आएगी। एक और कारण ये था कि उसे जल्द या बाद में राज्य का दौरा करना होगा, क्योंकि वह अब एक ग्रैंड नाइट था। उसके पिता अर्लाथ उसे हमेशा एस्टेट में रहने के लिए सहमत नहीं थे। अगर वह दोनों हासिल कर सकता था तो क्यों नहीं। अपना निर्णय लेने के बाद आर्थ ने मिल्टन को उन चीज़ों के बारे में बताना शुरू किया जिनसे उसे राज्य का दौरा करते समय सावधान रहने की जरूरत थी। मिल्टन ने ध्यान से सुना। वह जानता था कि ये उसके पिता के अनुभव थे जब वह खुद राज्य का दौरा करता था। समय बीतता गया और अर्लाथ ने बहुत कुछ कहा, जबकि मिल्टन चुपचाप किनारे पर बैठकर सुन रहा था। ये वे बिंदु हैं जिन्हें आपको आमतौर पर ध्यान में रखना चाहिए। बेशक ये सिर्फ अनुभव से हैं। जब आप वास्तव में राज्य का दौरा कर रहे होते हैं तो आप जिस पर भरोसा कर सकते हैं वह सिर्फ खुद है। ये शब्द अर्लाथ ने बहुत गंभीरता और सख्ती से कहे थे। मैं समझता हूँ, मिल्टन ने धीरे से जवाब दिया। विलियम से उसने जो वाक्य कहा था, एक नवजात कभी भी चील के पंख के नीचे एक शक्तिशाली चील नहीं बन सकता, अब सच होता दिख रहा था। राज्य के इस दौरे में बिना सुरक्षा के वह सिर्फ खुद पर भरोसा कर सकता था। लेकिन मिल्टन के मन में कोई और भावना नहीं थी। अगर उसे कहना होता तो वह थोड़ा उम्मीद से भरा होता। राज्य भर में इस यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा होता। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। अगले कुछ दिनों में मैं तुम्हारे लिए कुछ चीज़ों का इंतजाम करूंगा। अर्लाथ बोला। उसके चेहरे पर गंभीरता की जगह एक शांत भाव आ गया। मिल्टन ने सिर हिलाया, अर्लाथ को अलविदा कहा और गोल्डन लान एस्टेट से निकल गया। मिल्टन को जाते देख अर्लाथ ने फूलों को पानी देना फिर से शुरू कर दिया। इससे पता चलता है कि उस समय उसका मूड काफ़ी अच्छा था। फूलों को पानी देते समय वह ये भी सोच रहा था कि उसे अपने बेटे के लिए क्या तैयार करना चाहिए। आप स्पष्ट रूप से बिना तैयारी के राज्य का दौरा नहीं करेंगे। कुछ तैयारी आवश्यक थी और कुछ चीज़ें अपरिहार्य थीं। महत्वहीन चीज़ें पीछे छोड़ी जा सकती थीं, लेकिन एक चीज़ साथ रखनी चाहिए। वह चीज़ थी पैसा, जिसे गोल्ड कॉइन भी कहा जाता है।
फ्रॉस्टविंटर किंगडम की मुद्रा को कॉपर कॉइन, सिल्वर कॉइन और गोल्ड कॉइन में विभाजित किया जा सकता था। एक सिल्वर कॉइन 10 कॉपर कॉइन के बराबर था और एक गोल्ड कॉइन 10 सिल्वर कॉइन के बराबर था। फिर एक विशेष वस्तु थी गोल्ड वाउचर। गोल्ड वाउचर का एक मूल्य वर्ग था। उदाहरण के लिए 100 मूल्य वर्ग वाले गोल्ड वाउचर को राज्य के किसी भी बैंक में 100 गोल्ड कॉइन में बदला जा सकता था। गोल्ड कॉइन की तुलना में गोल्ड वाउचर ले जाना आसान था और चूंकि उन्हें फ्रॉस्टविंटर रॉयल हाउस द्वारा जारी किया गया था, इसलिए उन्हें स्वाभाविक रूप से राज्य के सभी बैंकों द्वारा मान्यता दी गई थी। मुझे कितना तैयार करना चाहिए? 200,000 से शुरू करने के बारे में क्या ख्याल है? पौधों को पानी देते समय अरलाथ ने सोचा। दूसरी ओर मिल्टन, जो गोल्डन लॉन एस्टेट छोड़ चुका था, भी गहरे विचारों में डूबा हुआ था। क्या पिछले 2 महीनों में मैंने जो 2 सिमुलेशन बचाए हैं वे मुझे विजार्ड पथ पर ले जा सकते हैं? पुनश्च पाठकों के लिए आप सभी का धन्यवाद और मासिक टिकट के लिए जूल यूजीशा का धन्यवाद। 100 पॉइंट कॉइन इनाम के लिए डेरिक मिंग कियान का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 49, अध्याय 48, नया सिमुलेशन और शुरुआती ध्यान तकनीक। चेज रीडिंग की तलाश में। अनुवादक 54,96,90,339। विशेषता पैनल। एक छोटी सी संपत्ति के कमरे में मिल्टन चेनी बिस्तर पर क्रॉस लेग बैठे थे, अपने दिल में जप कर रहे थे। अगले ही पल मिल्टन चेनी के सामने एक पारदर्शी नीली रोशनी वाली स्क्रीन दिखाई दी। नाम मिल्टन चेनी। आध्यात्मिक 1.6 शारीरिक बनावट 6.8 क्षेत्र ग्रैंड नाइट। जादू कोई नहीं। श्वास तकनीक गोल्डन लॉन श्वास तकनीक परफेक्ट। नाइट कौशल लायन हॉट / कुशल 1024-1600 आर्मर स्प्लिटिंग / कुशल 344-1600 स्टार फायर एरो कुशल 410-1600 डबल ब्लेड निरंतर / कुशल 622/800 चार्ज स्ट्राइक कुशल 610/800 बर्स्ट कुशल 430/800। सिमुलेशन काउंट 2। मिल्टन चेनी ने सिमुलेशन काउंट को दर्शाने वाले कॉलम पर ध्यान केंद्रित किया। संख्या 2 दिखाई दी। 2 महीने तक सिम्युलेटर का इस्तेमाल किए बिना मिल्टन चेनी ने 2 सिमुलेशन बचाए थे, जिन्हें वह इस बार एक साथ इस्तेमाल करने की योजना बना रहा था। राज्य भर में यात्रा करने से पहले मिल्टन चेनी एक असली जादूगर प्रशिक्षु बनना चाहता था। मिल्टन चेनी जानता था कि यह आसान काम नहीं हो सकता है, लेकिन वह फिर भी इसे आजमाना चाहता था। मिल्टन चेनी ने अपने अवचेतन में कुछ चीजें डालना शुरू कर दिया। अगले ही पल काले पात्रों की एक पंक्ति सामने आ गई। क्या आप जीवन सिमुलेशन शुरू करना चाहते हैं? हाँ। बिना किसी हिचकिचाहट के मिल्टन चेनी ने अपने दिल में हाँ का जवाब दिया। उसने तय किया कि वह जो तय कर रहा है उससे पीछे नहीं हटेगा। सिमुलेशन काउंट का इस्तेमाल जल्द या बाद में करना ही था। मिल्टन चेनी ने सोचा कि यह एक अच्छा अवसर है। जीवन सिमुलेशन शुरू हुआ। सिम्युलेटर संस्करण बहुत कम है, ये केवल पार्ट सिमुलेशन का समर्थन करता है। 18 साल की उम्र में ब्लैक रोब सीकर्स क्लब के साथ लोगों ने गोल्डन लॉन परिवार के खिलाफ अभियान शुरू किया, लेकिन पूरी तरह से नष्ट हो गए। आपके पिता चाहते थे कि आप राज्य के चारों ओर यात्रा करें, आपने मना नहीं किया और आपने उसी वर्ष अपनी यात्रा शुरू की। 19 साल की उम्र में आपने राज्य के पश्चिम की यात्रा की। राज्य के अनगिनत अनोखे शहर और दृश्य निस्संदेह आपके क्षितिज को व्यापक बनाते हैं। 20 साल की उम्र में राज्य के चारों ओर अपनी यात्रा के दौरान आपने कई हताश लोगों का सामना किया, लेकिन सबसे शक्तिशाली सिर्फ एक साधारण आधिकारिक शूरवीर था। लगभग कोई भी आपकी सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकता था। 21 साल की उम्र में आप शाही शहर पहुंचे, अपने बड़े भाई से मिले, विजार्ड की सहायता सोसाइटी का दौरा किया और राज्य के रहस्यमय परिचारक से भी मिले। 22 साल की उम्र में आप राज्य के चारों ओर अपनी यात्रा से लौटे। आपने जो चीजें देखी और यात्रा से सीखा, उससे आपको बहुत फायदा हुआ। उसी वर्ष जब आपने अपने पिता अरलाथ को विजार्ड महाद्वीप जाने के अपने इरादे के बारे में बताया, तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर दिया। लेकिन आपका संकल्प बहुत दृढ़ था, अरलाथ को सूचित करते हुए कि आपका भौतिक शरीर अपनी सीमा तक पहुंच चुका है। अरलाथ के पास अनिच्छा से सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 23 वर्ष की उम्र में आप अपने उपमहाद्वीप से निकटतम विजार्ड महाद्वीप के लिए जहाज पर सवार हुए और आप उसी वर्ष विजार्ड महाद्वीप पर सफलतापूर्वक पहुंच गए। सुंदर। इस बिंदु पर मिल्टन चेनी के चेहरे पर आश्चर्य दिखा, लेकिन जल्द ही वह सामान्य हो गया। बहकाओ मत, घमंड मत करो, मिल्टन चेनी ने अपने दिल में बुदबुदाया। वह अभी विजार्ड महाद्वीप पर पहुंचा था, अभी तक विजार्ड नहीं बना था। मिल्टन चेनी ने सोचा कि उसकी शांति को अभी भी कुछ काम करने की जरूरत है। इसलिए अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए उसने पढ़ना जारी रखा। 24 साल की उम्र में आप जादूगर महाद्वीप से पूरी तरह अपरिचित हैं और आपने अपने पिता द्वारा दिए गए जादुई पत्थर को जादूगर महाद्वीप के बारे में कुछ जानकारी के लिए बेच दिया। आपने जाना कि महाद्वीप का नाम मोटे कॉन्टिनेंट है और महाद्वीप में जादूगरों के सबसे प्रभावशाली संगठन को ग्रीनवुड स्कूल कहा जाता है।
स्कूल का मुखिया लेवल 3 का ग्रैंड विजार्ड है जो एक इंटरप्लेनर युद्ध में शामिल था। 25 साल की उम्र में अब आप मोटे कॉन्टिनेंट पर स्टैंटन सिटी नामक एक छोटे से शहर में हैं। वे ग्रैंड विजार्ड स्कूल आपके लिए बहुत दूर की कड़ी हैं, यहाँ तक कि छोटे विजार्ड स्कूलों ने भी आपके शामिल होने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। उम्र 26। विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र करने के बाद आपको पता चला कि स्टैंटन के भगवान जादू के प्रयोग के लिए असाधारण शारीरिक स्थिति वाले व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं। हालांकि उन्हें केवल एक विषय की आवश्यकता है जिसका इनाम व्यक्ति की इच्छा के अनुसार कोई भी चीज़ है। आपने प्रयोग के लिए साइन अप किया। उम्र 28। आप भाग्यशाली थे, आपके मजबूत शरीर ने स्टैंटन के भगवान को आप में अत्यधिक रुचि दी। हालांकि आप दुर्भाग्यशाली भी थे। 2 साल के प्रयोग ने आपके शरीर को लगभग नष्ट कर दिया। अब आपकी शारीरिक स्थिति की तुलना किसी आधिकारिक शूरवीर से नहीं की जा सकती। उम्र 29। प्रयोग आखिरकार समाप्त हो गया। अपने टूटे हुए शरीर के साथ आपने स्टैंटन के भगवान को प्रस्ताव दिया कि आप जादूगर ध्यान तकनीक सीखना चाहते हैं। आपको शुरू में लगा कि स्टैंटन के भगवान मना कर देंगे, फिर भी आपने आपके अनुरोध को सुनने पर उनके अजीब भाव को नहीं देखा, जैसे कि वे इस तरह के एक सीधे संदेश से आश्चर्यचकित थे। उम्र 30। स्टैंटन के भगवान ने आपको धोखा नहीं दिया और आपको जादूगर ध्यान तकनीक सीखने की आपकी इच्छा पूरी हुई। लेकिन आपको एक नई समस्या का सामना करना पड़ा, आप शुरू नहीं कर सकते। हाँ, चाहे आप कितना भी ध्यान का अभ्यास करें, आप शुरू नहीं कर सकते। उम्र 31। ध्यान का अभ्यास करने के बारे में जानकारी महंगी है। आपने संबंधित जानकारी खरीदने के लिए काफ़ी मात्रा में जादुई पत्थर खर्च किए। आपको समस्या का पता चला, ध्यान शुरू करने के लिए लेवल 5 जादू योग्यता की संभावना 10 में से 1 है और यह प्रक्रिया बहुत लंबी है। यदि लेवल 5 विजार्ड की योग्यता वाले व्यक्ति ध्यान शुरू करना चाहते हैं तो सबसे सुरक्षित तरीका है कि आप अपने आध्यात्मिक सागर को जबरन खोलने में मदद करने के लिए एक वास्तविक जादूगर को खोजें। उम्र 36। इन 5 वर्षों के दौरान आपने लगभग हर दिन ध्यान का अभ्यास करने का प्रयास किया है। फिर भी आप आध्यात्मिक सागर की उपस्थिति को महसूस भी नहीं कर सकते, इसे खोलना तो दूर की बात है। आप उम्मीद खोने लगे हैं। उम्र 38। हताशा में आपने स्टैंटन के भगवान को खोजने का प्रयास किया जिन्होंने शुरू में आपको ध्यान सिखाया था। हालांकि आप उन्हें नहीं पा सके। उम्र 40। 3 और साल बीत जाते हैं। इन वर्षों में आपने ध्यान का अभ्यास करना नहीं छोड़ा है। हालांकि उम्र बढ़ने के लक्षण आपके शरीर से चिपकना शुरू हो जाते हैं। शुरुआती प्रयोगों ने आपके जीवन काल के एक हिस्से को खत्म कर दिया, जिससे जादूगर प्रशिक्षु बनने की आपकी संभावनाएं और भी कम हो गईं। उम्र 43। 13 साल बाद आपने आखिरकार स्टैंटन के भगवान को फिर से देखा। समय ने स्टैंटन के स्वामी पर कोई निशान नहीं छोड़ा है, लेकिन आप स्पष्ट रूप से बूढ़े हो गए हैं। उन्होंने आपको पहचान लिया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि आपने जादूगर बनने का प्रयास नहीं छोड़ा। वास्तव में जब स्टैंटन के स्वामी ने आपको शुरू में ध्यान सिखाया था तो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप अब तक इस पर कायम रहेंगे। हालांकि उन्होंने आपके आध्यात्मिक समुद्र को खोलने में आपकी मदद करने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि जब तक आप समान मूल्य का कुछ नहीं देते, आपको उनकी सहायता नहीं मिलेगी। आप एक बार फिर से हताश हो गए। उम्र 44। आप जोखिम लेने का फैसला करते हैं। आप गोल्डन लान नीलामी से अपने पास रखी कांस्य कुंजी निकालते हैं और स्टैंटन के स्वामी से एक बार फिर मिलते हैं। आखिरकार आप स्टैंटन के स्वामी से मिले जैसा कि आपने चाहा था। जब उन्होंने आपके पास मौजूद कांस्य कुंजी को देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए और इस शर्त पर आपके आध्यात्मिक समुद्र को खोलने में मदद करने के लिए सहमत हो गए कि आप इसे कांस्य कुंजी के बदले में देंगे। आप खुशी से सहमत हो गए। वह जादूगरी के मार्ग के प्रति आपके जुनून को लेकर हैरान था, खासतौर पर इसलिए क्योंकि अगर आपने सफलतापूर्वक ध्यान सीख भी लिया तो आपके लिए लेवल 1 जादूगर प्रशिक्षु के दायरे में आगे बढ़ना चुनौतीपूर्ण होगा। उम्र 45। आपका आध्यात्मिक सागर खुल गया और आपने सफलतापूर्वक ध्यान सीखा। जबकि आपकी आध्यात्मिक शक्ति सामान्य लोगों से बढ़कर है, शारीरिक और अन्य बाधाओं के कारण आपके लिए लेवल 1 जादूगर प्रशिक्षु बनना असंभव है। उम्र 48। आपका शरीर आखिरकार अपनी सीमा तक पहुंच गया। यह आपके जीवन का अंत था और आप मर गए। सिमुलेशन समाप्त। कृपया अपना पुरस्कार चुनें। रिटेन रियल या रिटेन टेक्निक। ये काम कर गया, ये काम कर गया। काले पात्रों की अंतिम स्ट्रिंग को देखकर मिल्टन चेनी को अवर्णनीय खुशी का अनुभव हुआ। हालांकि इस सिमुलेशन रन में कई उतार चढ़ाव थे, लेकिन अंतिम परिणाम मिल्टन चेनी के लिए एक सुखद आश्चर्य के रूप में आया। इस सिमुलेशन में वह सफलतापूर्वक जादूगर महाद्वीप में पहुंच गया और अंत में ध्यान सीखने में भी कामयाब रहा। भले ही वह लेवल 1 जादूगर प्रशिक्षु बनने में कामयाब नहीं हुआ, लेकिन ये पहले से ही मिल्टन चेनी की शुरुआती उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। ध्यान तकनीक और सिम्युलेटर होने के बाद उसे जादूगर बनने से कौन रोक सकता है? कहा जा सकता है कि महत्वपूर्ण पहला कदम उठा लिया गया है। यह एक स्नोबॉल के समान है, ये छोटा शुरू हो सकता है, लेकिन ये लुढ़कते लुढ़कते बड़ा हो जाएगा।
हालांकि अगले ही पल मिल्टन चेनी को एक नई समस्या का सामना करना पड़ा। रिटेन रियल्म या रिटेन टेक्निक। क्या इस अनुकरण में उसका दायरा बढ़ा? ऐसा नहीं लगा। वह लेवल एक विजार्ड अप्रेंटिस नहीं बना। उसका आध्यात्मिक सागर भी अभी खुला था और पूरी तरह विकसित नहीं हुआ था। एक बार जब मिल्टन चेनी को ये बात समझ में आई तो उसने स्वाभाविक रूप से संकोच नहीं किया। रिटेन टेक्निक। अगले ही पल ध्यान में प्रवेश करने की स्मृति मिल्टन चेनी के दिमाग में बाढ़ की तरह उमड़ पड़ी। तुरंत उसे कई बातें समझ में आ गईं। अध्याय 50, अध्याय 49, आध्यात्मिक सागर और ब्लैक टॉवर मेडिटेशन टेक्निक सीकिंग चेज रीडिंग। अनुवादक 54,96,90,339। बहुत टाइट। मिल्टन चेनी ने धीरे से अपना माथा रगड़ा। ध्यान तकनीक की स्मृति इतनी विशाल थी कि इससे उसका सिर टाइट महसूस होने लगा। लेकिन इस अनुकरण से उसे जो लाभ हुए वे बहुत बड़े थे। अकेले ध्यान तकनीक के मेमोरी ट्रांसफर ने उसे अनगिनत चीजों को तुरंत समझने में मदद की। अब वह वास्तव में ध्यान तकनीक को समझने लगा था। आमतौर पर उसे बस हर दिन ध्यान तकनीक का अभ्यास करना होता था और जल्दी या बाद में वह एक जादूगर प्रशिक्षु के दायरे में पहुंच जाता था। लेकिन वास्तव में यह इतना आसान नहीं था। अगले ही पल उसके विचारों की एक हरकत के साथ उसकी आंखों के सामने का दृश्य नाटकीय रूप से बदल गया। उसने जो देखा वह परिचित कमरा नहीं था बल्कि एक धूसर विस्तार था। हालांकि यह चारों ओर धूसर था, लेकिन मिल्टन जिस स्थान पर था वह पानी के एक कुंड के केंद्र जैसा लग रहा था। यह उसका आध्यात्मिक सागर था। शायद इसे आध्यात्मिक सागर नहीं कहा जा सकता था क्योंकि यह बहुत छोटा था। मिल्टन जिस आध्यात्मिक सागर को महसूस कर सकता था वह केवल एक बाथटब जितना बड़ा था। ये छोटा है, लेकिन यह शायद एक साधारण व्यक्ति द्वारा खोले गए आध्यात्मिक सागर से बड़ा है। मिल्टन ने अपने दिल में सोचा। अगले ही पल उसके सामने का दृश्य अपनी पूर्व स्थिति में लौट आया। मेरा वर्तमान आध्यात्मिक सागर शायद मुश्किल से 2 अंगूठी जादू कौशल को छापने में सक्षम हो। मिल्टन ने खुद से कहा। वह निराश नहीं हुआ बल्कि कुछ हद तक आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि यह किसी छोटे आध्यात्मिक सागर का संकेत नहीं था, बल्कि इसके विपरीत एक साधारण व्यक्ति के आध्यात्मिक सागर की तुलना में जिसने अभी अभी ध्यान का अभ्यास शुरू किया है। मिल्टन का आध्यात्मिक सागर पहले से ही काफी बड़ा था। यहाँ तक कि लेवल एक योग्यता वाले व्यक्ति द्वारा विकसित आध्यात्मिक सागर भी अब मिल्टन के आध्यात्मिक सागर जितना बड़ा नहीं हो सकता। यह उच्च जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति होने के लाभों को रेखांकित करता है। बेशक मिल्टन की तुलना लेवल एक प्रतिभा वाले व्यक्ति से करना उचित नहीं होगा, क्योंकि लेवल एक प्रतिभा उच्च जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि ध्यान तकनीक में महारत हासिल करने के बाद आध्यात्मिक सागर के सुधार के बारे में है। हालांकि मिल्टन के शरीर में मजबूत जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति थी, लेकिन उनके आध्यात्मिक सागर के सुधार की दर बेहद धीमी थी। लेकिन लेवल एक योग्यता वाले लोग अपनी कमजोर जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति के बावजूद ध्यान तकनीक का अभ्यास करते हुए अपने आध्यात्मिक सागर में बेहद तेजी से सुधार करते हैं। अगर मिल्टन और लेवल एक जादूगर प्रतिभा वाला व्यक्ति एक ही समय में ध्यान का अभ्यास करना शुरू कर दे तो वह 1 साल से भी कम समय में उनसे आगे निकल सकता है। लेकिन फिर भी मिल्टन संतुष्ट थे, क्योंकि उनके पास एक ऐसा सहायक था जो दूसरों के पास नहीं था। मिल्टन बिस्तर पर क्रॉस लेग बैठ गए और ध्यान तकनीक का संचालन करना शुरू कर दिया। अगले ही पल वह शून्यता की स्थिति में प्रवेश करने लगे। यह अवस्था कुछ हद तक सोने जैसी थी, लेकिन बिल्कुल वैसी नहीं थी, क्योंकि वह अपने आसपास की हर चीज को महसूस कर सकता था। अगर उसे इसका वर्णन करना होता तो वह कुछ हद तक अपनी आंखें खोलकर सोने जैसा होता। ध्यान तकनीक का संचालन करने के बाद मिल्टन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके आसपास कुछ उसके आध्यात्मिक सागर में खींचा जा रहा है। यह एक ऐसी अनुभूति थी जिसे वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था, और यह एक बहुत ही अद्भुत एहसास था। लेकिन वह गति, ये बहुत धीमी है। क्या इस गति से ध्यान करके जादूगर प्रशिक्षु बनने में अनंतकाल नहीं लगेगा? थोड़ी देर बाद अज्ञात रंग के कुछ हल्के धब्बे मिल्टन के आध्यात्मिक सागर में विलीन हो गए, और उसके आध्यात्मिक सागर की वृद्धि नगण्य थी। मिल्टन थोड़ा निराश महसूस कर रहा था। उसने इस तथ्य पर विचार किया था कि स्तर 5 जादूगर प्रतिभा के लिए ध्यान का अभ्यास करने की गति धीमी होगी, लेकिन उसे एहसास नहीं था कि यह इतनी धीमी होगी। केवल ध्यान तकनीक की खेती पर निर्भर करते हुए मिल्टन को लगा कि वह शायद अपने जीवनकाल में स्तर 1 जादूगर प्रशिक्षु नहीं बन सकता। ये रेत के दानों से स्विमिंग पूल को भरने जैसा था, जिसे प्रतिदिन केवल 100 दाने दिए जाते थे और उसे एक बार में 1 दाना भरना होता था। पूल को भरने के लिए या तो पूल को खुद ही सूखना पड़ता या फिर मौत का इंतजार करके कभी नहीं भरता। और ये देखते हुए कि मिल्टन की उच्च जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति के कारण पूल पहले से ही आधा भरा हुआ था। रूपक थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से दर्शाता है कि मिल्टन चेनी के लिए जादूगर प्रशिक्षु बनना कितना चुनौतीपूर्ण था। कोई आश्चर्य नहीं कि अर्लाथ ने एक बच्चे के रूप में उसकी जादूगरी योग्यता की खोज के बाद उसे जादूगर महाद्वीप में नहीं भेजा।
स्पष्ट रूप से अर्लाथा समझ गए थे कि ऐसी जादूगरी प्रतिभा के साथ जादूगर प्रशिक्षु बनने की संभावना बहुत कम थी। सौभाग्य से मिल्टन चेनी के पास स्वाभाविक रूप से मजबूत आध्यात्मिक शक्ति थी। हालांकि उनका रास्ता कठिन था, फिर भी उम्मीद थी। इसके अलावा मिल्टन चेनी के पास एक बाहरी प्लगइन था। लेवल 1 विजार्ड अप्रेंटिस के लिए न्यूनतम मानक आध्यात्मिक सागर में कम से कम 30 रिंग मैजिक मंत्रों गिरने में सक्षम होना है। अब मिल्टन चेनी के लिए एकमात्र सांत्वना ये थी कि वह इस मानक से केवल एक कम था। इसे देखते हुए स्थिति बहुत बुरी नहीं थी, है न? अगले ही पल मिल्टन चेनी ने विशेषता पैनल को बुलाया और परिचित पारदर्शी नीली रोशनी वाली स्क्रीन फिर से उसके सामने आ गई। नाम मिल्टन चेनी। स्पिरिट 1.7। नाइट क्षेत्र ग्रैंड नाइट। विजार्ड क्षेत्र कोई नहीं। श्वास तकनीक गोल्डन लान श्वास तकनीक परफेक्ट ध्यान तकनीक ब्लैक टॉवर ध्यान तकनीक शुरुआती 12/400। नाइट कौशल लायन हॉट / विशेषज्ञ 1324-1600 आर्मर स्प्लिटिंग / विशेषज्ञ 543-1600 स्टार फायर एरो विशेषज्ञ 612-1600 डबल ब्लेड निरंतर / विशेषज्ञ 124-1600 चार्ज स्ट्राइक विशेषज्ञ 88-1600 बर्स्ट कुशल 720/800 जादू कोई नहीं। सिमुलेशन गणना 1। पैनल में कुछ बदलाव हुए थे और मिल्टन चेनी ने स्वाभाविक रूप से उन्हें नोटिस किया। शुरुआती लोगों की ध्यान तकनीक के कारण आध्यात्मिक शक्ति में 0.1 की वृद्धि हुई थी। जब तक किसी क्षेत्र को पार नहीं किया जा रहा था, आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि आमतौर पर न्यूनतम थी। इसलिए 0.1 की वृद्धि पहले से ही सराहनीय थी। क्षेत्र स्तंभ को नाइट क्षेत्र और जादूगर क्षेत्र में विभाजित किया गया था। वर्तमान में जादूगर क्षेत्र में अभी भी कोई नहीं दिखा। श्वास तकनीक अनुभाग के नीचे एक नया ध्यान तकनीक अनुभाग दिखाई दिया था और ऊपर सूचीबद्ध शुरुआती ध्यान तकनीक मिल्टन चेनी ने अभी सीखी थी ब्लैक टॉवर ध्यान तकनीक। चूंकि पैनल मिल्टन चेनी की समझ के अनुसार प्रकट हुआ था, इसलिए ये परिवर्तन स्वाभाविक रूप से सामान्य थे। हालांकि इस समय मिल्टन चेनी का ध्यान इन सूक्ष्म परिवर्तनों की ओर नहीं गया था। उनका ध्यान अभी भी अंतिम कॉलम सिमुलेशन काउंट पर था। क्या मुझे सिमुलेशन जारी रखना चाहिए? सिमुलेशन काउंट कॉलम को देखते हुए मिल्टन चेनी थोड़ा उलझन में थे। उसने पहले से ही ध्यान तकनीक सीख ली थी, इसलिए उसे सिमुलेशन के दौरान बहुत आक्रामक होने की जरूरत नहीं थी। वह जितना संभव हो सके ध्यान तकनीक की साधना पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। वह जितना लंबा जीवन जिएगा, उसे ध्यान तकनीक का अभ्यास करने के लिए उतना ही अधिक समय मिलेगा। वह जितना अधिक समय ध्यान तकनीक का अभ्यास करने में बिताएगा, उसके जादूगर प्रशिक्षु बनने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। वैसे भी उसे पहले लेवल 1 जादूगर प्रशिक्षु बनना चाहिए। ध्यान की यादों में लेवल 1 जादूगर प्रशिक्षु बनने के बाद व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति काफी बढ़ जाएगी। इसके अलावा व्यक्ति आध्यात्मिक शक्ति उत्सर्जित करने में सक्षम होगा, जिसके विभिन्न जादुई उपयोग थे। उदाहरण के लिए ब्लैक रॉब सीकर्स क्लब जिस कांस्य कुंजी की जांच करने की कोशिश कर रहा था, सिमुलेशन में सच्चे जादूगरों ने भी इस कुंजी को देखकर आश्चर्य से प्रतिक्रिया व्यक्त की। अगर मिल्टन चेनी जादूगर प्रशिक्षु बन जाता है तो वह इस कांस्य कुंजी के रहस्यों को भी उजागर कर सकता है। हालांकि मिल्टन चेनी को इस बात की चिंता थी कि एक सिमुलेशन उनके लिए विजार्ड अप्रेंटिस बनने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। क्या मुझे कुछ और पैसे बचाने चाहिए? इसे भूल जाओ, चलो बस करते हैं, संकोच करने का कोई मतलब नहीं है। ये हर महीने एक सिमुलेशन है, जल्दी या देर से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिल्टन चेनी ने अपना मन बना लिया। अगले ही पल काले रंग के टेक्स्ट की एक स्ट्रिंग दिखाई दी। क्या आप लाइव सिमुलेशन शुरू करना चाहते हैं? हाँ।